Hello and welcome to the video solution of ANTS Full Test 1. I am your CK sir and today I am going to discuss the physics part of the paper. So let us start with question number 1. Question number 1 बोल रहा है कि a wire of resistance R is divided in 10 equal parts. These parts are connected in parallel. Then the equivalent resistance of such combination will be. बोला कि एक वायर को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, यानी कि अगर एक वायर का रेजिस्टेंस अगर हम R कंसीडर कर लें और उसको हम 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें तो एक पार्ट का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R/10 फॉर वन पार्ट. ठीक है, और ऐसे कितने हैं टोटल अपने पास, 10 पार्ट्स हैं. तो बोला कि अगर दिस पार्ट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, अगर इन 10 पार्ट्स को यानी कि 10 रेजिस्टेंस को अगर हम पैरेलल में कनेक्ट कर दें तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो R इक्विवेलेंट का वैल्यू हो जाएगा R/10. और अगर 10 इक्वल रेजिस्टेंस को 10 बार पैरेलल में कनेक्ट कर दें तो डिवाइडेड बाई एक 10 और आ जाएगा, तो ये वैल्यू बन जाता है R/100. बहुत ही सिंपल सवाल, आंसर हो जाएगा 0.01 R. तो अगर ऑप्शन देखो आप 0.01 R, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. ठीक है, बहुत ही सिंपल सवाल. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. बोल रहा है कि इन एन एसी सर्किट V एंड I आर गिवन बाय V इक्वल टू 100 sin 100t वोल्ट. ये वोल्टेज का इक्वेशन और करंट का इक्वेशन दिया है 100 sin 100t प्लस π/3 मिली एम्पियर में. यूनिट का ध्यान रखें, छोटी छोटी चीजें हैं जहां से आप सिली मिस्टेक कर सकते हो. मिली एम्पियर में है तो यानी कि 10⁻³ का एक फैक्टर आने वाला है. अब वोल्टेज और करंट में अगर फेज डिफरेंस देखो तो π/3 का दिख रहा है. फाई इक्वल टू कितना है, π/3 फेज डिफरेंस. आगे बोल रहा है द पावर डेसिपेटेड इन द सर्किट. हम जानते हैं एसी सर्किट में जो पावर होता है वो किसके इक्वल होता है बच्चों, VRMS IRMS इनटू कॉस ऑफ फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट. तो VRMS का वैल्यू देखो, पीक वोल्टेज कितना दिख रहा है आपको, 100 वोल्ट, तो 100 डिवाइडेड बाय √2 करोगे तो VRMS आ गया. IRMS का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा फिर से कितना, 100 डिवाइडेड बाय √2 और cos फाई यानी कि cos 60 का वैल्यू होता है 1/2. और साथ में मिली एम्पियर में था करंट का वैल्यू, तो साथ में एक एम्पियर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ का फैक्टर और आएगा. तो 2 0 और 1 0, 3 0 से ये 10⁻³ कैंसिल हो गया, ऊपर बचा है 10 और नीचे आ गया देखो 2 और 2 कितना हो गया 4. 10/4 इज 2.5 वाट, यानी कि एवरेज पावर जो आएगा सर्किट में वो 2.5 वाट के इक्वल आएगा. सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कुड नॉट प्रोड्यूस अ वर्चुअल इमेज. विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन इसमें से वर्चुअल इमेज नहीं बना सकता है. प्लेन मिरर बिल्कुल बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाता है ये. कॉन्वेक्स मिरर हमेशा ही वर्चुअल इमेज बनाता है. कॉनकेव मिरर की बात करें तो कॉनकेव मिरर में एक ऐसा केस आता है, अगर आप याद करो, जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखा जाता है, पोल और फोकस के बीच में, तो उसका वर्चुअल इमेज बनता है और मैग्नीफाइड इमेज बनता है, वर्चुअल मैग्नीफाइड एंड इरेक्ट इमेज जिसको हम बोलते हैं. तो कॉनकेव मिरर आल्सो कैन फॉर्म वर्चुअल इमेज, यानी कि कुल मिला के ये तीनों जो है वो वर्चुअल इमेज बना सकता है. तो इसका आंसर बोलना क्या ज्यादा सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव कैन प्रोड्यूस अ वर्चुअल इमेज. थोड़ा सा बेसिक सवाल, कॉन्सेप्चुअल सवाल, अगर आपने ऑप्टिक्स पढ़ा हो ठीक से तो बहुत सिंपल सवाल था. क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें. बोल रहा है पावर डेसिपेटेड अक्रॉस 8 ओम रजिस्टर. 8 ओम रेजिस्टेंस में पावर का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है पावर बच्चों, 2 वाट. तो सबसे पहले इसी को यूज करते हैं. लेट अस अज्यूम कि इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना मान लेते हैं, V मान लेते हैं. और पावर का वैल्यू हम लिख सकते हैं V²/R इज इक्वल टू 2 V² डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस कितना दिया है 8 इक्वल टू 2, यानी कि V² इक्वल टू क्या आ गया 16. V का वैल्यू आ गया 4 वोल्ट. ठीक है, यानी कि 8 ओम रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया 4 वोल्ट का. और 8 ओम के साथ ये रेजिस्टेंस पैरेलल में है, तो अगर यहाँ V होगा तो यहाँ भी V होगा. इन दोनों के क्रॉस भी क्या आ जाएगा, V आ जाएगा. और इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3 और 1 का 4 ओम. तो इसके अक्रॉस करंट मान लेते हैं कि थोड़ी देर के लिए I1 करंट फ्लो कर रहा है. लेट अस अज्यूम ऊपर वाले ब्रांच में जो करंट जा रहा है वो कितना जा रहा है, I1 जा रहा है. ठीक है, I1 करंट आ रहा है. तो क्या लिख सकता हूं मैं, V इक्वल टू I1 इंटू R से V का वैल्यू मुझे पता लग गया है 4 इक्वल टू I1 का वैल्यू निकाल लेते हैं इंटू रेजिस्टेंस 3 और 1 का इक्विवेलेंट हो जाएगा 4, यानी कि I1 का वैल्यू कितना आ गया 1 एम्पियर. यानी कि ऊपर वाले ब्रांच में जो करंट जा रहा है वो कितने का जा रहा है, 1 एम्पियर का करंट जा रहा है. और दोनों सीरीज में है तो करंट दोनों में सेम रहेगा. मुझे पावर पूछा है अक्रॉस 3 ओम रजिस्टर. 3 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस पावर अगर निकालना है मुझे, P' बोल दूं, करंट के रेस्पेक्ट में करंट पता है, मैं इसको लिख सकता हूं I1² इंटू R. I1 का वैल्यू आ गया 1², R का वैल्यू है 3, यानी कि ये वैल्यू आ रहा है कितना 3 वाट. तो अगर ऑप्शन देखा जाए 3 वाट ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है. थोड़ा सा ठीक ठाक सवाल, बट ठीक है, अगर आपने करंट पढ़ा है तो ये सवाल आपसे बनना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल सरफेस ABC. 3 मेटल है, इनका वर्क फंक्शन दिया है देखो 1.92, 2.0 एंड 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट.
According to Einstein's equation, the metal which will emit photoelectrons for a radiation of wavelength 4100 angstrom. सबसे पहले इसके कॉरस्पॉन्डिंग आप एनर्जी निकाल लो, यानी कि जो रेडिएशन आ रहा है उसका वेवलेंथ दिया है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी कितना हो जाता है hc बाई लेमडा। hc एंगस्ट्रॉम में है तो आप 12400 लिख लो, डिवाइडेड बाई 4100 0000, ये उड़ गया। 41 डिवाइडेड बाई 124 डिवाइडेड बाई 41, ये वैल्यू मोटा मोटी कितना आ जाएगा 3.3 से जाएगा ये 123, बचा कितना 1 पॉइंट दोगे 0 आया, 100 एक 0 और आएगा, यानी कि 3.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अप्रॉक्सीमेटली आएगा। यानी कि जो फोटोन आ रहा है सरफेस पे उसके पास एनर्जी कितना है 3.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन का कहना क्या था कि जो भी फोटोन मेटल सरफेस पे इंसिडेंट हो रहा है वो फोटो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन तभी कर पाएगा जब उसका एनर्जी मेटल के वर्क फंक्शन के इक्वल या उससे ज्यादा हो। तो मेटल का वर्क फंक्शन आप देखो तो पहले का है 1.92, इसका जो एनर्जी है वो इससे ज्यादा है, यानी कि 3.02 इज ग्रेटर देन 1.92 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरे का है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इससे भी ज्यादा है ये, यानी कि ए और बी यहां से तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, लेकिन तीसरे मेटल को अगर देखो इसका वर्क फंक्शन है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए था वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए था, जबकि जो फोटोन इंसिडेंट हुआ उसका एनर्जी कितना था 3.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल था, विच मीन्स ये फोटोन इस सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकाल पाएगा। यानी कि कौन कौन सा मेटल से बाहर निकल सकता है, एक ए से और एक बी से, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ए एंड बी ओनली। ठीक है, बहुत सिंपल सवाल। देखो मॉडर्न फिजिक्स वेरी इंपॉर्टेंट, मॉडर्न फिजिक्स का सवाल तो आएगा ही, और उसमें भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मान के चलो कि एक सवाल आ रहा है, मिनिमम एक सवाल, एक से ज्यादा भी आ सकता है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी कि पूरा का पूरा मॉडर्न फिजिक्स पे स्पेशल ध्यान रखो, सवाल कहीं से भी आ सकता है और 100% आएगा, 3 से 4 सवाल मिनिमम। आगे बढ़ते हैं, बोल रहा है एन इलेक्ट्रॉन मूव्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड v। एक इलेक्ट्रॉन है सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है विथ अ स्पीड v, इट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड b एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। अच्छा, अगर कोई चार्ज पार्टिकल v स्पीड से घूम रहा है तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होता है बच्चों म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई ट्वाइस r, अगर रेडियस r मान लें। और I चार्ज पार्टिकल के लिए I का वैल्यू क्या लिखते हो? I का वैल्यू लिखते हो q बाई टी, या फिर टाइम पीरियड को क्या लिख सकते हो 2 पाई r डिवाइडेड बाई v। अगर स्पीड v मान लें तो 2 पाई r नीचे आएगा, v ऊपर चला जाएगा। तो I के जगह पे अगर ये वैल्यू रिप्लेस कर देते हो तो वैल्यू बनेगा म्यू नॉट q v डिवाइडेड बाई 2r इंटू 2 पाई r हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। ये सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड आएगा इन टर्म्स ऑफ चार्ज एंड स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल। आपसे क्या बोल रहा है? द रेडियस ऑफ द सर्कल इज प्रोपोर्शनल टू v और b के टर्म में रेडियस के बारे में बता रहा है। आर स्क्वायर को इधर ले आओ तो आर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्रोपोर्शनल हो जाएगा b को उधर भेज दोगे तो b बाई b के, यानी कि r प्रोपोर्शनल आएगा किसके? अंडर रूट वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल डिवाइडेड बाई मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, यानी कि r रेडियस ऑफ द पार्टिकल विल बी प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट v बाई b, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। सही बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस इज पॉसिबल बिकॉज द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इन देम। देखो न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फ्यूजन को समझने के लिए एक ग्राफ याद रखो मास नंबर का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के साथ। स्टैंडर्ड ग्राफ है, आपको शायद पता हो, मोटा मोटी मैं ग्राफ बनाऊं या ऐसा कुछ ग्राफ बनता है। और ये मास नंबर यानी कि आयरन के लिए जिसको 56 बोलते हैं हम, इसके लिए जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का जो वैल्यू होता है वो मैक्सिमम होता है। ठीक है, दिस इज मैक्सिमम। यानी कि बहुत छोटे न्यूक्लियस के, न्यूक्लियस में जनरली 2 तरह के फिनोमेना होते हैं। छोटा न्यूक्लियस कंबाइन करके एक बड़ा न्यूक्लियस बनाए, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। और बड़ा न्यूक्लियस टूट जाए 2 छोटे न्यूक्लियस में, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन। ठीक है, अब फिजन है या फ्यूजन है उसकी बात करते हैं। रीजन क्या है उसके पीछे? रीजन है कोई न्यूक्लियस तभी स्टेबल माना जाता है जब उसके लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का वैल्यू कंपैरेटिवली ज्यादा हो। और एक रीजन जो एज्यूम किया गया है वो माना गया है लगभग 40 से लेके कहां तक 65 तक, यानी कि जो इस रीजन में लाई करेगा वो स्टेबल रीजन में लाई कर रहा है, ऐसा मान लेते हैं। यानी कि इस रीजन में लाई करने वाले न्यूक्लियस को कुछ करने की जरूरत नहीं है, दे आर स्टेबल। अब जिनका मास बहुत कम है, यानी कि जो बहुत छोटा है वो भी अनस्टेबल है और जो बहुत बड़ा है वो भी अनस्टेबल है। तो छोटे न्यूक्लियस अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए 2 न्यूक्लियस कंबाइन करके एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं, इसको बोलते हैं फ्यूजन। और बड़ा न्यूक्लियस टूट जाता है छोटे न्यूक्लियस में ताकि वो इस रीजन में वापस लाई कर सके। दिस फेनोमेना इज न्यूक्लियर फ्यूजन। तो किसकी बात कर रहा है ये? फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन की बात कर रहा है। मतलब बड़ा न्यूक्लियस टूट रहा है छोटे न्यूक्लियस में। ये कब होगा? क्योंकि बड़े न्यूक्लियस के लिए क्या होता है, जैसे जैसे
इनका साइज बढ़ रहा है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम हो रहा है, ठीक है। और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम हो रहा है मतलब ये अनस्टेबल है। अब क्या बोल रहा है देखो ऑप्शंस, द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इन देम डिक्रीजेज विथ मास नंबर एट लो मास नंबर्स, नहीं ये तो हाई मास नंबर की बात हो रही है। इंक्रीजेज विथ मास नंबर एट लो, गलत। डिक्रीजेज विथ मास नंबर एट हाई मास नंबर, यानी कि मास नंबर जब ज्यादा होता है तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का वैल्यू जो है वो मास नंबर के साथ क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। और इसी के लिए जो फेनोमेना हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, न्यूक्लियर फिजन। यानी कि न्यूक्लियर फिजन के लिए जब मास बहुत ज्यादा है तो उसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिक्रीज कर रहा है। इसके लिए न्यूक्लियस के अंदर जो फेनोमेना होता है स्टेबल होने के लिए, दैट इज फिजन। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई हो। कॉन्सेप्चुअल सवाल, अच्छा सवाल। आगे बोल रहा है सैटेलाइट ऑफ द अर्थ इज रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड v, ठीक है, एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है। इफ द ग्रेविटेशनल फोर्स सडनली डिसअपियर्स, मान लो कि ये धरती माता है हमारी, दिस इज आवर अर्थ, और एक सैटेलाइट इस ऑर्बिट में घूम रहा था। ये सैटेलाइट है स्मॉल m, इसका स्पीड दिया हुआ है v, घूम रहा था। क्यों घूम रहा था, रीजन क्या है, रीजन है अर्थ जो है इसके ऊपर एक फोर्स लगा रही है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स Gm1m2/r²। ये फोर्स इसके वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, इसलिए ये पार्टिकल कैसे पाथ पे घूम रहा है, सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है। ये बात हम जानते हैं। सर्कुलर मोशन का कंडीशन है सेंटर की तरफ एक फोर्स लगना चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स या फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब बोला कि अगर ये फोर्स सडनली गायब हो जाए, फोर्स सडनली गायब हो जाए तो क्या होगा, कॉमन सी बात है, सोचने वाली बात है। अगर ये फोर्स गायब हो जाए तब भी इसके पास स्पीड तो रहेगा ही, तो ये क्या करेगा, इस सर्कल के टेंजेंट के लॉन्ग मूव करना स्टार्ट कर देगा। ऐसा नहीं होगा कि डायरेक्ट नीचे गिर जाए, ये नीचे तब गिरेगा जब इसका स्पीड जीरो हो जाएगा। स्पीड जीरो नहीं हुआ है। इफ द ग्रेविटेशनल फोर्स सडनली डिसअपियर्स देन सैटेलाइट विल, ऑप्शंस देखो, कंटिन्यू टू मूव विथ वेलोसिटी v अलोंग द ओरिजिनल ऑर्बिट, गलत, ऐसा तो होगा नहीं। फोर्स गायब हो गया तो सर्कुलर ऑर्बिट में घूमेगा नहीं। मूव विथ अ वेलोसिटी v टेंजेंशियली टू द ओरिजिनल ऑर्बिट, जो ऑर्बिट में घूम रहा था उसके टेंजेंशियल घूमना शुरू कर देगा। ये सही बात। आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है सरफेस टेंशन इज ड्यू टू, ये बहुत कॉमन सा सवाल है, आपको पता होगा, दिस इज ड्यू टू कोहेसिव फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट, एवरी रियल गैस बिहेव्स एज एन आइडियल गैस, ये भी एक इंफॉर्मेटिव सवाल, केमिस्ट्री में आपने, फिजिक्स में आपने जरूर पढ़ा होगा। कोई भी रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करने के लिए कंडीशन क्या होता है, टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए, प्रेशर कम होना चाहिए, एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। ये ऑप्शन नंबर ए। तो ये दो सवाल बहुत सिंपल इंफॉर्मेटिव सवाल, अगर आपको पता हो तो। फिर बोल रहा है एट अ सर्टेन टेम्परेचर द आरएमएस वेलोसिटी ऑफ O2 इज 400 मीटर पर सेकेंड, एट सेम टेम्परेचर द आरएमएस वेलोसिटी, वी आरएमएस का फॉर्मूला याद करो, ये होता है √3RT डिवाइड बाय कैपिटल M। टेम्परेचर की बात नहीं कर रहा है, टेम्परेचर सेम है, यानी कि बदलेगा सिर्फ मॉलिक्यूलर वेट, तो आप लिखोगे V1/V2 इक्वल टू क्या लिख सकते हो, √M2/M1, बाकी वैल्यूज सेम है। V1 आपको गिवन है 400 डिवाइडेड बाय V2 निकालना है, √M2 मतलब हाइड्रोजन के लिए कितना आ जाएगा 2, और नीचे ऑक्सीजन के लिए होता है 32, 2 से गया 16, रूट के बाहर निकल के 1/4 बन जाएगा। यहाँ से V2 यानी कि आरएमएस वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन आ जाएगा 400 × 4, दैट इज 1600 मीटर पर सेकेंड। और अगर ऑप्शंस देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल बात सही बैठ रही है, ये आपका आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है इन एन आइसोथर्मल एक्सपांसन, आइसोथर्मल एक्सपांसन, ध्यान रहे बच्चों, आइसोथर्मल एक्सपांसन में टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहने वाला है। अब टेम्परेचर कांस्टेंट मान के बाकी ऑप्शंस पढ़ो क्या सही हो रहा है। इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इंक्रीजेस, इंटरनल एनर्जी याद करो, इंटरनल एनर्जी होता है F/2 nRT, ठीक है, ये इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला जो कि ऑब्वियसली टेम्परेचर का फंक्शन है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी को कांस्टेंट होना पड़ेगा। इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस डिक्रीजेस, गलत, इंटरनल एनर्जी रिमेन्स अनचेंज्ड। इंटरनल एनर्जी की ही कहानी थी, बहुत ही सिंपल सवाल, एक फॉर्मूले के ऊपर सिंपल सा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। बोल रहा है द एम्पलीट्यूड एंड द पीरियोडिक टाइम ऑफ SHM आर 5 सेंटीमीटर। एम्पलीट्यूड दिया है 5 सेंटीमीटर, एम्पलीट्यूड SHM का सवाल है बच्चों, ये 5 सेंटीमीटर, टाइम पीरियड दिया हुआ है आपको 6 सेकेंड, ठीक है, 6 सेकेंड। आगे बोल रहा है एट अ डिस्टेंस ऑफ 2.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द मीन पोजीशन द फेज विल बी, फेज की बात कर रहे हैं ना, ठीक है। एक काम करते हैं हम, एम्पलीट्यूड दिया है आपको, टाइम पीरियड दिया है, लेट अस अज्यूम इक्वेशन जो है x इक्वल टू हम कुछ मान लेते हैं a sin ω t, ऐसा कुछ इक्वेशन हमने अज्यूम कर लिया, ठीक है। तो x इक्वल टू a sin ω t, ओमेगा का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, अगर टाइम पीरियड दिया है तो ओमेगा का वैल्यू हो जाएगा 2π/t, यानी कि 2π डिवाइडेड बाई 6, ये वैल्यू आ रहा है π/3, तो ओमेगा की जगह π/3 रख सकते हो आप, तो ये बन गया तुम्हारा a sin π/3 इंटू t, सही बात है।
अच्छा आपसे पूछ क्या रहा है, अच्छा एम्पलीट्यूड के जगह पे रख लो 5, ये भी गिवन है 5 सेंटीमीटर, तो 5 sin 5/3 इंटू टी हो गया। आपसे पूछ रहा है एट अ डिस्टेंस ऑफ 2.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द मीन पोजीशन द फेज विल बी, फेज का वैल्यू निकालना है एट अ डिस्टेंस ऑफ 2.5, तो x के जगह 2.5 रख दें, 2.5 इक्वल टू 5 sin 5/3 टी, तो कितना आ जाएगा वैल्यू, 5 से ये कैंसिल होके आ गया 0.5 इज इक्वल टू साइन 5/3 टी। अच्छा साइन थीटा इक्वल टू, ये देखो ये 0.5 का मतलब क्या है 1/2 है, इक्वल टू साइन 5/3 टी, तो यहाँ से देखो आप साइन थीटा इक्वल टू हाफ, तो थीटा का वैल्यू 5/3 टी का वैल्यू कितना आ जाएगा, π/6, पाई से गया पाई, सॉरी π/3 टी है ये, पाई से गया पाई, यहाँ से टी का वैल्यू आ जाएगा 1/6, 3 ऊपर जाएगा 1/2 सेकेंड, ठीक है। तो फेज कितना आ जाएगा भाई, फेज ओमेगा टी का वैल्यू कितना आ जाएगा, ओमेगा टी फेज की अगर बात करें तो ओमेगा का वैल्यू कितना है π/3 इंटू टी का वैल्यू कितना है 1/2, ये वैल्यू आ रहा है π/6 के इक्वल, और π/6 अगर ऑप्शन में देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है, सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। अ बॉडी ऑफ मास 5 ग्राम इज एग्जीक्यूटिंग एसएचएम अबाउट अ पॉइंट विथ एम्पलीट्यूड 10 सेंटीमीटर, ठीक है। एम्पलीट्यूड दिया है आपको फिर से 10 सेंटीमीटर का, एसएचएम का सवाल फिर से, इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी इज 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हम जानते हैं बच्चों मैक्सिमम वेलोसिटी जो होता है वो किसके इक्वल होता है, ए ओमेगा के इक्वल होता है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी दिया है आपको 100 इक्वल टू एम्पलीट्यूड दे दिया 10 इंटू ओमेगा, यहाँ से ओमेगा का वैल्यू मिल जाता है 10, ठीक है। आगे आते हैं, अब आपसे बोल रहा है इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी हो गया, इट्स वेलोसिटी विल बी 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड एट अ डिस्टेंस ऑफ, v का वैल्यू याद करो, v का वैल्यू होता है ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वेलोसिटी और x के बीच में जो रिलेशन है, वेलोसिटी बोल रहा है कि 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड होना चाहिए, x का वैल्यू निकालना है, ओमेगा हम निकाल चुके 10, एम्पलीट्यूड आपको दिया हुआ है 10 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 0 से गया 0, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर लो, ये हो गया 25, ये हो गया 100 माइनस एक्स स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 100 माइनस 25 दैट इज 75, तो x का वैल्यू मिलेगा अंडर रूट में 75, जिसको आप बोल सकते हो 5√3 सेंटीमीटर के आसपास, यानी कि उस समय पार्टिकल का जो x का यानी कि डिस्टेंस का जो वैल्यू है वो कितना है बच्चों, 5√3 सेंटीमीटर, सही बात। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, बोल रहा है फंक्शन इज एक्सप्रेस्ड एज y इक्वल टू साइन 80 e टू द पावर b बाई एक्स लॉग c प्लस xt डिवाइड बाई d, where x and t stands for position and time, the dimensional formula of a b by c। पहले बताओ a का वैल्यू, a का डायमेंशन क्या हो, a किसका डायमेंशन होगा, ये टाइम है तो इसको क्या होना पड़ेगा 1 टाइम होना पड़ेगा, पहले abc का लिख लेता हूं मैंने ना, b का देखो b नीचे क्या है x है तो इसको भी x होना पड़ेगा, तो b के इसके इक्वल x मतलब l ले लिया, और c की अगर बात करें अगर ये xt है डिस्टेंस इंटू टाइम, तो इसका वैल्यू भी सेम होना पड़ेगा क्योंकि सेम क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, तो इसका डायमेंशन आ जाएगा l इंटू टी। अब आपसे पूछ किसका वैल्यू रहा है, ए बी बाई सी, ए बी डिवाइड बाई सी, ए हो गया 1/t, बी हो गया l डिवाइडेड बाई सी हो गया l इंटू टी, देखो यहाँ से l से l उड़ा, ये आ रहा है 1/t स्क्वायर यानी कि t पावर -2, ये आएगा डायमेंशन इसका, और t पावर -2 अगर आप ऑप्शन में देखो तो ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। सिंपल सवाल यूनिट डायमेंशन से, यूनिट डायमेंशन का 1-2 सवाल तो आ ही रहा है हर साल, तो तैयार रहो उसके लिए, और ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन एरर का, physical quantity is given by x equal to m power a, l power b, t power c, the percentage error in measurement of m, l and t r, तीनों का परसेंटेज दिया हुआ है अल्फा बीटा गामा, हम जानते हैं पावर जो आएगा वो बाहर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो टोटल परसेंटेज एरर कितना आ जाएगा, मैक्सिमम परसेंटेज एरर कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा a बाहर आएगा, a इंटू इसका परसेंटेज एरर दिया हुआ है अल्फा प्लस इसमें b बाहर आएगा इंटू बीटा प्लस c इंटू गामा, ए अल्फा बी बीटा सी गामा, बहुत ही सिंपल सवाल है, ये आपने ऐसे ही कर लिया होगा, ए अल्फा बी बीटा सी गामा, ये रहा आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 17 में, तो बोल रहा है द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड एंड लैंडिंग ऑन द रूफ। अच्छा बोला कि ग्राउंड से फेंका किसी पार्टिकल को ऊपर, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है कितना, देखो t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितना है 30 मीटर पर सेकेंड से फेंका, तो ये ऊपर गया, ऊपर जाके एक मैक्सिमम हाइट तक गया और आके बोला कि किसी बिल्डिंग पे आके रुक गया, ये कोई बिल्डिंग है, ठीक है, इस पे आके लैंड हो गया ये, तो आपसे क्या पूछ रहे हैं, रूफ ऑफ बिल्डिंग एज गिवन द फिगर द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, इसका हाइट मान लेते हैं बच्चों h है, ये h निकालना है आपको,
इसका हाइट कितना है बिल्डिंग का। कैसे निकालें? सबसे पहले इसका मैक्सिमम हाइट निकालते हैं। कितना दूर गया ये भाई? h। मैक्सिमम कितना ऊपर जा सकते हैं? देखो ग्राफ से भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। मैक्सिमम हाइट जो होगा वो किसके इक्वल होता है? u² / 2g के, और u दिया हुआ है 30, तो 30 × 30 डिवाइड बाई 2 इंटू जी का वैल्यू 10 ले रहा हूँ, 2 से गया 15, 15 × 3 हो गया 45 मीटर मैक्सिमम ऊपर गया है ये। यहाँ जाने के बाद इसका वेलोसिटी 0 हो गया होगा, और फिर ये नीचे आया, और नीचे आया, कितना नीचे आया? इसको मैं मान लेता हूँ y, स्मॉल y बोल देता हूँ, ठीक है। अच्छा, कितना ट्रेवल किया? देखो यहाँ पे आके वेलोसिटी 0 हो गया, यानी कि 3 सेकंड में ही ऊपर पहुंचा है। उसके बाद 3 से 4 में ये बिल्डिंग पे आके गिर गया है, मतलब 3 से 4 मतलब 1 सेकंड, यानी कि t = 3 टू t = 4 की अगर बात करें तो कितना डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया? y = क्या लिखोगे? ut + ½ at²। इनिशियल स्पीड 0, हाफ एक्सेलरेशन कितना नीचे आ रहा है, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू g प्लस मान लेते हैं, और टाइम लगा 1 सेकंड, तो ये कितना आ रहा है? 5 मीटर। यानी कि ये y का वैल्यू कितना है बच्चों? 5 मीटर, और ये h का वैल्यू हमने कितना निकाल लिया? 45 मीटर। तो बताओ जरा बिल्डिंग का हाइट कितना रहा होगा? 45 - 5, 45 - 5, ये वैल्यू कितना आ जाएगा? 40 मीटर के आसपास। आ रही बात समझ में? तो ये वैल्यू आ जाएगा आपका 40 मीटर, ठीक है। देखो काइनेमेटिक्स से लोग डरते हैं थोड़ा सा, काइनेमेटिक्स से डरने की जरूरत नहीं है। काइनेमेटिक्स से डरोगे तो ये डर बढ़ता जाएगा। काइनेमेटिक्स का 1 या 2 सवाल तो आएगा, कंफर्म है। नीट में अभी लगभग हर चैप्टर से सवाल आ रहा है। इस बार क्या होगा पता नहीं, वो तो पेपर आएगा तभी पता लगेगा। तैयार रहना है आपको हर सिचुएशन के लिए, डरने की जरूरत नहीं है। अगर ठीक ठाक पढ़ाई तुमने साल भर किया है तो अभी डर के कोई फायदा नहीं है, ठीक है। ये लास्ट मोमेंट है, लास्ट मोमेंट पे बिल्कुल भी कमजोर नहीं पड़ना है। लास्ट मोमेंट पे अगर कमजोर पड़ जाओगे तो कोई ना कोई है जो तुमसे आगे निकलने के लिए तैयार बैठा हुआ है। लास्ट मोमेंट पे इस तरह से पढ़ो कि जान लगा दो, मतलब इस सिचुएशन पे आके देखो कल क्या होगा क्या नहीं होगा कौन जानता है। डॉक्टर बनोगे नहीं बनोगे मुझे नहीं पता, लेकिन ये लास्ट मोमेंट पे पढ़ाई जो है वो कम नहीं होनी चाहिए। जी जान लगा के पढ़ो, जो भी होगा देखा जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली एट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन दिया है, और t = 10 सेकंड पे एक स्टोन को छोड़ा गया। पहले बताओ 10 सेकंड पे, ठीक है, 10 सेकंड पे उसका वेलोसिटी कितना हो गया होगा? v = u + at। रेस्ट से स्टार्ट हुआ तो 0, एक्सेलरेशन दिया है 2, टाइम हो गया 10, यानी कि 20 मीटर पर सेकंड से जब ट्रक जा रहा था तो एक स्टोन ड्रॉप किया गया बाय अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द ट्रक 6 मीटर हाई फ्रॉम द ग्राउंड। ग्राउंड से कितना दूर? 6 मीटर ऊपर एक पत्थर ड्रॉप किया। अब पत्थर ड्रॉप किया तो जो ट्रक का वेलोसिटी रहा होगा 20 मीटर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इसका भी वेलोसिटी इनिशियली कितना आएगा? 20 मीटर पर सेकंड। ये कहानी है। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन का एक तरह से सवाल बन गया। टॉप ऑफ द ट्रक 6 मीटर हाई फ्रॉम द ग्राउंड, द वेलोसिटी ऑफ द स्टोन एट t = 11 सेकंड। t = 11 सेकंड में, यानी कि 1 सेकंड के बाद मान लो ये पार्टिकल पहुंचा यहाँ, ठीक है। अब बोला इसका वेलोसिटी, देखो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि फोर्स लग नहीं रहा है, तो ये तो अभी भी 20 मीटर पर सेकंड होगा। अब वर्टिकल वेलोसिटी निकाल लेते हैं। वर्टिकल वेलोसिटी कैसे निकालें? vy बोल देता हूँ। vy = क्या लिखोगे? u + at। y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कुछ था नहीं, एक्सेलरेशन g 10 मान लेते हैं, और टाइम कितना? 1 सेकंड की बात हो रहा है, यानी कि कितना आ गया? 10 मीटर पर सेकंड। यानी कि इस सिचुएशन में जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो कितना है? 10 मीटर पर सेकंड। तो बताओ नेट वेलोसिटी पार्टिकल का कितना आ जाएगा बच्चों? √20² + 10², यानी कि √400 + 100 कितना हो गया? √500, और √500 का मतलब आ गया 10√5 मीटर पर सेकंड। और 10√5 मीटर पर सेकंड अगर ऑप्शन में देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही बैठ रहा है। सही बात। देखो ये भी काइनेमेटिक्स का सवाल है। काइनेमेटिक्स में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए, दिमाग अगर ठीक ठाक काम कर रहा है ना आपका तो बिल्कुल बन जाएगा। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर जिसके पास दिमाग नहीं है उसका क्या होगा? प्रैक्टिस 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 विल मेक यू परफेक्ट। आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है पार्टिकल इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ, वेलोसिटी दिया है पार्टिकल का, देखिए कितना दिया हुआ है? v = 3i कैप + 4tj कैप। देखो प्रैक्टिस एक ऐसा चीज होता है ना जो किसी भी सिचुएशन को बदल सकता है, किसी भी इंसान को बदल सकता है, किसी भी गधे से गधे इंसान को एक अच्छा दिमाग वाला आदमी बना सकता है। तुमने शायद कालिदास के बारे में सुना होगा। कालिदास एक महान कवि थे हमारे, ठीक है, लेकिन वो कवि बाद में बने, विद्वान आदमी बाद में बने। जब पहले वो क्या थे? बहुत मंद बुद्धि के आदमी थे। मंद बुद्धि के आदमी थे, उनका शादी हुआ, उनकी बीवी ने उसको रिजेक्ट कर दिया, घर से निकाल दिया कि किस गधे के साथ हमारा शादी हो गया। उस अपमान के कारण उस आदमी ने जो किया, उसके बाद वो आदमी जो बन के निकला, उसकी कहानी आप कभी पढ़ना, आपको समझ में आएगा।
चलिए फिलहाल इस सवाल पे आते हैं। v इक्वल टू दिया है 3i कैप प्लस 4tj कैप। अगर यहां से मैं एक्सेलरेशन निकालूं, एक्सेलरेशन आ जाएगा dv बाई dt। तो एक्सेलरेशन पार्टिकल का ये तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। तो 4t का हो जाएगा 4j कैप। एक्सेलरेशन पार्टिकल का देखो y एक्सिस के अलोंग है 4j कैप। ध्यान से सुनना, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये एक्सेलरेशन है पार्टिकल का, एक्सेलरेशन दैट इज 4j कैप। ठीक है, बोल रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एट 1 सेकेंड। 1 सेकेंड पे टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात कर रहा है। सबसे पहले वेलोसिटी का डायरेक्शन देखो जरा, 3i कैप प्लस t इक्वल टू 1 सेकेंड पे, t इक्वल टू 1 सेकेंड पे वेलोसिटी कितना है बच्चों, 3i कैप प्लस 4j कैप। ठीक है, यानी कि x के अलोंग 3 और y के अलोंग 4। तो नेट डायरेक्शन इसका किधर आएगा, वेलोसिटी का इधर कहीं आएगा। और ये एंगल कितना आ जाएगा, 4/3। अगर इस एंगल को अल्फा मान लें तो 10 अल्फा इक्वल टू 4/3, अल्फा का वैल्यू आ जाएगा कितना, 53 डिग्री, है कि नहीं। तो ये एंगल हो गया 53 डिग्री का। यानी कि वेलोसिटी जो है, नेट वेलोसिटी, वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, 53 डिग्री का एंगल बना रही है। अब आ जाओ एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट, ध्यान से देखना। इस एक्सेलरेशन अगर ये 53 है तो ये एंगल कितना रहा होगा, 37। तो एक्सेलरेशन का दो कंपोनेंट, एक जो वेलोसिटी के अलोंग है इसको बोलते हैं AT टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और एक जो इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर आएगा इसको हम बोलेंगे AC, दिस इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो AT और AC निकाले हम, चलिए निकालते हैं। AT का वैल्यू कितना आ जाएगा बोलो, ये देखो 4 का एक कंपोनेंट इधर, यानी कि 4 cos 37, 4 cos 37, cos 37 इज 4/5, तो ये वैल्यू आएगा कितना, 16/5। और AC का वैल्यू कितना आ जाएगा, AC का वैल्यू आएगा 4 sin 37, 4 sin 37 मतलब sin 37 का वैल्यू होता है बच्चों 3/5, तो 4 × 3 हो जाएगा 12/5। सही है। अब रेशियो निकालना है किसका, टेंजेंशियल टू सेंट्रीपिटल, यानी कि AT डिवाइडेड बाई AC, और ये वैल्यू निकाल के देखोगे तो 16/5 डिवाइडेड बाई 12/5, 5 से 5 हो गया स्वाहा, आंसर आ जाएगा 4/3। और 4/3 अगर मैं ढूंढने जाऊं, ऑप्शन नंबर ए इज डेफिनेटली करेक्ट। सही है। थोड़ा सा बढ़िया सवाल सर्कुलर मोशन से। देखो फुल टेस्ट की एक अच्छी चीज होती है कि हर चैप्टर से सवाल आता है। काइनेमेटिक्स आ गया, वेक्टर आ गया, सर्कुलर मोशन आ गया, धीरे धीरे रोटेशन भी आएगा, सारे चैप्टर आपके कवर हो रहे हैं। तो अगर इस टेस्ट में अगर आप बढ़िया स्कोर करते हो तो नो डाउट आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, और अगर स्कोर खराब आ रहा है तो टाइम अभी भी है। इसका मतलब ये नहीं कि तैयारी आपकी खराब है, हो सकता है थोड़ा सा प्रैक्टिस में कमी है, थोड़ा सा पढ़ाई आपने कम किया है, रिवीजन आपने कम किया है। तो अगर आपका स्कोर इस टेस्ट में कम आ रहा है तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। घबराने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, लोग बोलते हैं ना, होगा वही जो कोई लाख भला चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। लेकिन खुदा का भी एक कॉन्सेप्ट होगा ना, खुदा ऐसे थोड़ी ना सबको दे देगा। खुदा भगवान जो भी है अगर है तो उसका भी एक कॉन्सेप्ट होगा कि कौन कितना ज्यादा शिद्दत से उस चीज को चाहता है। तो अगर आपके अंदर वो इच्छा है कि आपको डॉक्टर बनना है तो आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा, और डेफिनेटली आपको मिलेगा, भगवान आपके साथ है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में बोल रहा है कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट्स ऑन अ 4 kg पार्टिकल इन x डायरेक्शन, द पोटेंशियल एनर्जी। देखो पोटेंशियल एनर्जी वाले से सवाल आ गया। द पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय U इक्वल टू, आपको गिवन है 40 + x - 6 होल स्क्वायर। सही है। where x is in meter, if this is given that at x equal to 8 मीटर, काइनेटिक एनर्जी दिया है 30 जूल बच्चों। x इक्वल टू 8 मीटर पे सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी बोलो कितना आ जाएगा, 40 + 8 - 6 होल स्क्वायर। तो ये हो गया कितना, 4 + 40 कितना आ गया, 44 जूल। और उस समय काइनेटिक एनर्जी कितना दिया है बच्चों, 30 जूल। तो बताओ टोटल एनर्जी कितना आ गया सिस्टम का, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, 44 + 30 कितना आ गया, 74 जूल। ये टोटल एनर्जी है, और टोटल एनर्जी तो नहीं चेंज होने वाला है, चेंज होगा काइनेटिक पोटेंशियल में, पोटेंशियल काइनेटिक में, टोटल एनर्जी कांस्टेंट है। अब आपसे पूछ रहा है फाइंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। अब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होगा, सोचने वाली बात है कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होगा। सब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम तब होगा जब दोनों में से एक क्वांटिटी क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। टोटल एनर्जी इज काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, टोटल एनर्जी इज काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। अगर हम चाहते हैं कि ये मैक्सिमम हो जाए मतलब दूसरे वाले क्वांटिटी को क्या होना पड़ेगा बच्चों, मिनिमम होना पड़ेगा। अब इसको मिनिमम करने के लिए थोड़ा सा मैथमेटिक्स का सहारा लेते हैं। वैसे जो समझदार है उनको पता लग गया होगा कि ये क्वांटिटी मिनिमम तभी होगा जब ये स्क्वायर वाला क्वांटिटी क्या हो जाए, 0 हो जाए। अगर इतना नहीं समझ में आ रहा है तो इसको डिफरेंशिएट कर लेना। आप तो du/dx निकाल लो और इसको 0 पुट कर दो। du/dx करोगे 40 का 0 हो गया, 2 बाहर आया, 2 × x - 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 6, यानी कि जब x का वैल्यू 6 होगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, मिनिमम होगा।
तो u मिनिमम निकाल लें, यहाँ पे x की जगह 6 रख दो, तो 40 प्लस 6 माइनस 6 होल स्क्वायर, यानी कि ये वैल्यू आ गया देखो 40 जूल। दिस इज मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। अब टोटल एनर्जी में से मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी को हटा दो तो बचा क्या, काइनेटिक एनर्जी, और वो काइनेटिक एनर्जी जो कि मैक्सिमम है। तो काइनेटिक एनर्जी का जो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा बच्चों, टोटल एनर्जी सिस्टम का है 74, उसमें से हटा दिया मैंने मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी दैट इज 40, वैल्यू आ गया 34 जूल। और अगर ऑप्शन की तरह निकाल दूं तो 34 जूल आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में। सही बात, बढ़िया सवाल, आई होप कि आपसे बन गया होगा। अब देखो ये सब सवाल आप देख के बना सकते हो ना, बहुत आसानी से बना सकते हो। सेंटर ऑफ मास से आ गए हम, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं ना, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी आ गया, अभी सेंटर ऑफ मास की तरफ जा रहे हैं। बोल रहा है सर्कुलर प्लेट ऑफ डायमीटर ए, डायमीटर ए है, ध्यान रहे, मतलब रेडियस इसका a/2 है, ठीक। एज सोन इन फिगर द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल एंड द थिकनेस आर सेम फॉर बोथ। अच्छा, डेंसिटी थिकनेस दोनों के लिए सेम है। द सेंटर ऑफ मास ऑफ द कंपोजिट सिस्टम विल, हमेशा ध्यान रहे सिस्टम सेंटर ऑफ मास जो होता है वो हमेशा हेवियर पार्टिकल के पास होता है, ठीक है। अब आपको पता, देखो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ लाई करेगा। मान लेते हैं इस बोर्ड का, इस सर्कुलर प्लेट का सारा मास m1 है और इसका जो सारा मास जो है वो इसके सेंटर पे है, दैट इज m2। अब सवाल आता है कि सर m1 और m2 में से ज्यादा कौन है, ठीक है। देखो ये भी a/2 है और ये भी a/2 है और दो मासेस है m1 और m2। सवाल आता है कि सर m1 m2 में से ज्यादा भारी कौन है, ज्यादा भारी कौन होगा। डेंसिटी मास इक्वल टू क्या लिखोगे, मास इक्वल टू लिखोगे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम के लिए क्या लिखोगे, एरिया इंटू थिकनेस। डेंसिटी दोनों का सेम है, अब थिकनेस भी दोनों का सेम दिया है, मतलब जिसका एरिया ज्यादा होगा, सर्कल का एरिया अगर देखोगे तो क्या लिखोगे पाई आर स्क्वायर, और रेडियस कितना है a/2, यानी कि ये वैल्यू आएगा पाई a²/4, और स्क्वायर का एरिया कितना लिखोगे साइड स्क्वायर, यानी कि a²। आप ध्यान से देखो तो पाई a²/4 जो है वो a² से छोटा है। और अगर आपको ये बात समझ में आ रही है कि m1 जो है m2 से कम है, मतलब सेंटर ऑफ मास जो होगा वो m2 की तरफ होगा, और सेंटर ऑफ मास m2 की तरफ मतलब मिड पॉइंट पे तो नहीं होगा, थोड़ा सा m2 की तरफ होगा, मतलब स्क्वायर वाले प्लेट के अंदर होगा, ये सेंटर ऑफ मास का पोजीशन कहीं आएगा, यानी कि सेंटर ऑफ मास लाई करेगा इनसाइड द स्क्वायर प्लेट। बिल्कुल कॉमन सेंस का सवाल है, ठीक है, बिल्कुल कॉमन सेंस का सवाल है, ऑप्शन नंबर बी, कोई कैलकुलेशन नहीं। कंसीडर व्हील ऑफ बाइसाइकिल रनिंग ऑन लेवल्ड रोड एट लीनियर स्पीड v0। ये देखो v0 से जा रहा है, ठीक। तो आपसे बोल रहा है द स्पीड ऑफ द पार्टिकल ए इज 0, पार्टिकल ए का स्पीड 0 है। सही बात है, आप जानते हो जो पार्टिकल ग्राउंड के कांटेक्ट में होता है उसका स्पीड 0 होता है, ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। दूसरा बोल रहा है द स्पीड ऑफ बी सी एंड डी आर इक्वल टू v0, बी सी एंड डी का स्पीड v0 के इक्वल होगा, गलत, दूसरा ऑप्शन गलत। रोटेशनल मोशन भी हो रहा है, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल, तो स्पीड सेम नहीं आएगा इसका। द एक्सेलरेशन ऑफ ए इज नॉन जीरो, अच्छा ए का एक्सेलरेशन 0 है क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर ये पार्टिकल घूम रहा है, रोटेशनल मोशन कर रहा है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो इसके पास हमेशा है, यानी कि इसका एक्सेलरेशन नॉन जीरो है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी इज ऑल्सो करेक्ट। और अगर ए और सी सही है तो ऑप्शन नंबर डी सही बोलना ज्यादा सही होगा, यानी कि बोथ ऑप्शन ए एंड सी आर करेक्ट। सही बात। ऐसा एक सवाल अगर आपको याद हो नीट में भी आया था लास्ट ईयर, इस बार क्या आएगा पता नहीं। आगे बोल रहा है हाउ मच डीप इनसाइड अर्थ शुड अ मैन शुड गो दैट हिज वेट बिकम्स 1/4। देखो वेट होता है बच्चों mg, मास तो कांस्टेंट होता है, जो बदलता है ऊपर या नीचे जाने से वो है g। तो बोला कि अर्थ के अंदर कितना जाए कि उसका वेट जो है 1/4 हो जाए, कब, किसका, विच इज एट अ हाइट r above the earth surface, यानी कि जो अर्थ सरफेस से r हाइट ऊपर है उसका वेट, वो कितना अंदर जाने के बाद उसका 1/4 हो जाएगा। यानी कि मैं ऐसा बोल सकता हूं कि g इनसाइड जो है वो g क्या किसी हाइट पे जो है उसका 1/4 टाइम्स हो जाए। g अगर 1/4 हो गया तो मास 1/4 हो जाएगा। अच्छा, अंदर वाले g के लिए फॉर्मूला होता है बच्चों g एट सरफेस इंटू 1 माइनस h हो गया डेप्थ डिवाइडेड बाई r रेडियस ऑफ अर्थ, और हाइट के लिए g का जो जनरल फॉर्मूला है वो है g एट सरफेस डिवाइडेड बाई 1 प्लस h बाई r, और हाइट आपको दिया हुआ है r, यानी कि ये वैल्यू बन जाएगा r बाई r होल स्क्वायर। सही है, ये g से g बच्चों देखो उड़ गया ना, ये इधर आया 4 माइनस 4 इंटू h बाई r इज इक्वल टू, देखो ये r कैंसिल, 1 प्लस 1 2 स्क्वायर 4, ये बन गया 1/4। सही बात है। तो यहाँ से आपको क्या निकालना है, h का वैल्यू निकालना है, इसको उधर भेज दो, तो 4h बाई r इज इक्वल टू आ जाएगा 4 माइनस 1/4, यानी कि 16 माइनस 1 15/4, 15/4 माइनस 1/4, 16 माइनस 1 15/4। सही है। तो यहाँ से h का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, h का वैल्यू
R ऊपर चला गया, 4 नीचे गया, यानी कि 15/4 × 4 हो गया 16 × R, यानी कि कितना अंदर जाना पड़ेगा, 15/16 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। सही बात। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। बोल रहा है साइक्लिक प्रोसेस इज शोन इन पीटी डायग्राम। पीटी कर्व दिया हुआ है आपको प्रेशर और टेम्परेचर का। आपको बोल रहा है विच ऑफ द कर्व शोज द सेम प्रोसेस ऑन वीटी। वीटी डायग्राम बनाना है। देखो प्रेशर टेम्परेचर में आपको ड्रॉ करना है वॉल्यूम टेम्परेचर। सबसे पहले तीनों प्रेसेस को एक बार पहचान लेते हैं। ये सवाल पहले भी आया था, पहले भी आपको बता रखा है। ए बी अगर देखोगे, ए बी में प्रेशर टेम्परेचर दोनों प्रोपोर्शनल है, मतलब वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है। वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। अगर बीसी प्रोसेस को देखोगे, बीसी में देखो क्या हो रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट दिख रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, और टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो प्रेशर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है। सही बात। और अगर सीए प्रोसेस की बात करूं, सीए में क्या कांस्टेंट दिख रहा है आपको, प्रेशर कांस्टेंट दिख रहा है, और प्रेशर कांस्टेंट होता है बच्चों तो वॉल्यूम प्रोपोर्शनल हो जाता है टेम्परेचर के। अब आपको कौन सा कर्व बनाना है वो देखो, आपको बनाना है वॉल्यूम टेम्परेचर का वॉल्यूम के साथ। सबसे पहले वीटी कर्व में वो प्रोसेस बनाओ जिसमें वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर यानी कि सबसे पहले सीए बना रहा हूं। एक स्ट्रेट लाइन बनेगा पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है। अब इसमें सी कौन, ए कौन, जब मैं सी से ए जा रहा हूं तो टेम्परेचर घट रहा है। सी से ए जाने से टेम्परेचर घटना चाहिए, यानी कि ये सी रहेगा, ये ए रहेगा, ओरिजिन से पास होगा, ध्यान रहे y = mx का कर्व है। सीए के बाद ए बी बना रहा हूं, ए बी में क्या कांस्टेंट है बच्चों, वॉल्यूम कांस्टेंट है। वॉल्यूम कांस्टेंट है, या तो इधर जाऊंगा या तो इधर जाऊंगा। ए से बी जा रहा हूं तो देखो ए से बी जाने से टेम्परेचर बढ़ रहा है, या फिर ऐसे सोचो ए से बी जाने से प्रेशर बढ़ रहा है। अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या होना पड़ेगा, घटना पड़ेगा। मैं क्या बना रहा हूं, सॉरी यहाँ नहीं, ए बी में क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, और प्रेशर प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। तो ए से बी में ध्यान से देखो टेम्परेचर बढ़ रहा है, ए से बी में वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है और टेम्परेचर बढ़ाना है। यहाँ पहुंच गए, और साइक्लिक प्रोसेस है तो तीसरा प्रोसेस तो मिलेगा ही। तो ए बी सी ये बन गया। तो अगर आप ऑप्शंस में देखो ए बी बी सी सी ए, तो दो ऑप्शन आपको एक जैसा दिखता हुआ फील होगा, एक ये वाला ऑप्शन और एक ये वाला ऑप्शन। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये ग्राफ बच्चों देखो ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है, लेकिन ये ग्राफ ओरिजिन से पास कर रहा है। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सही बात। ये कन्वर्जन ध्यान से देख लेना, बार बार आता ही रहता है घूम फिर के। अगला बोल रहा है थिक रोप ऑफ लेंथ L इज हैंगिंग फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट, अ ट्रांसवर्स वेव ऑफ वेवलेंथ लैम्डा नॉट इज सेट अप इन द मिडिल ऑफ द रोप। मिडिल में एक वेव सेट किया जिसका वेवलेंथ दिया हुआ है लैम्डा नॉट। द वेवलेंथ ऑफ द वेव एज इट रीचेज टू द टॉप मोस्ट ऑफ द पॉइंट, जब ये यहां पहुंचेगा तो इसका वेवलेंथ क्या हो जाएगा। ठीक है, हम जानते हैं बच्चों कि लैम्डा जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट टेंशन इन द स्ट्रिंग के। ठीक है, तो अगर मैं लिखूं लैम्डा 1/λ2, लैम्डा 1 मिड पॉइंट वाला है और लैम्डा 2 जो है वो टॉप वाला है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, अंडर रूट T1/T2 के। सही बात। और T1/T2 की अगर बात करूं, यहाँ पे मिड पॉइंट पे टेंशन कितना, अगर टोटल मास m मान लें तो नीचे वाला मास कितना हो गया m/2, तो यहाँ पे टेंशन किसके इक्वल आएगा, mg/2 के। ठीक है, और अगर यहाँ पे टेंशन की बात करूं तो टोटल मास नीचे हैंग कर रहा है, यहाँ पे टेंशन किसके इक्वल आएगा, mg के। mg से mg उड़ गया। लैम्डा 1 का वैल्यू दिया है बच्चों लैम्डा नॉट डिवाइडेड बाय लैम्डा 2, और ये हो गया देखो बच्चों 1/√2। तो यहाँ से देखो लैम्डा 2 का वैल्यू आ जाएगा कितना, √2 टाइम्स लैम्डा नॉट के इक्वल, और √2 टाइम्स लैम्डा नॉट आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है बात। चलिए जी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 में बोल रहा है द टू स्लिट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मिलीमीटर आर इल्यूमिनेटेड बाय द लाइट ऑफ वेवलेंथ। देखो स्मॉल डी का वैल्यू, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का सवाल है। डी का वैल्यू दिया है 1 मिलीमीटर, लैम्डा का वैल्यू दिया है 6.5 × 10⁻⁷ मीटर, एंड द फ्रिंजेस आर ऑब्जर्व्ड ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड एट डिस्टेंस। स्क्रीन का डिस्टेंस कैपिटल डी दिया है 1 मीटर। आपसे बोल रहा है द डिस्टेंस बिटवीन थर्ड डार्क फ्रिंज एंड द फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज। सबसे पहले डार्क की बात करें, डार्क के लिए y का वैल्यू आप क्या लिखोगे, 2n-1 × λ/2 × कैपिटल D बाई स्मॉल d। और ब्राइट के लिए, डार्क के लिए हो गया, और ब्राइट के लिए क्या लिखोगे आप, n लैम्डा × कैपिटल D बाई स्मॉल d। सही है। कौन सा डार्क बोल रहा है, थर्ड डार्क। n की जगह 3 रखूं तो ये बन जाएगा 6-1 यानी कि 5 λ/2 कैपिटल D बाई स्मॉल d। और फिफ्थ ब्राइट का वैल्यू क्या आ जाएगा, ब्राइट के लिए वैल्यू आ जाएगा 5 लैम्डा × D/d। तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आएगा भाई, 5 में से 5/2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, 5/2 ही आएगा, लैम्डा D/d। अब इनका वैल्यू रखते हैं,
तो दोनों के बीच का डिस्टेंस आ जाएगा 5/2 इंटू लैम्डा का वैल्यू हो गया 6.5 इंटू 10⁻⁷, कैपिटल डी का वैल्यू हो गया 1 मीटर डिवाइडेड बाय स्मॉल डी का वैल्यू दिया है आपको 1 मिलीमीटर, मीटर में चेंज कर लो 10⁻3। सही है, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, मोटा मोटी 3.2 के आसपास। इससे मल्टीप्लाई करोगे तो बन रहा है 16 इंटू 10⁻⁴ मीटर। आप इसको लिख सकते हो 1.6 इंटू 10⁻³ मीटर, यानी कि 1.6 मिलीमीटर बोला जा सकता है इसको। तो अगर ऑप्शन देखें 1.63 के आसपास, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सही बात। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। बोल रहा है स्टैंडिंग वेव सेटअप इन अ मीडियम इज y = 4 cos πx/3 4 cos πx/3 sin 40 πt where x and y are in centimeter, t सेकंड में है। the velocity of medium particles at x = 6 centimeter, t = 1/8 सेकंड पे। तो वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करो, dy/dt, t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो x तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो 4 cos πx/3 ये तो बाहर रहेगा, इंटू sin 40 πt का डिफरेंशिएशन हो गया cos 40 πt, और साथ में t के साथ क्या है 40 पाई, तो 40 पाई बाहर आ जाएगा। तो ये बन गया वेलोसिटी, वैल्यू जो दिया है रख दो, 40 पाई बाहर आ गया, इंटू 4 cos π/3, x का वैल्यू कितना बोल रहे हैं 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ 6 रख दिया, इंटू cos 40 पाई, और टाइम किस टाइम पे पूछा जा रहा है आपसे 1/8 सेकंड पे, तो यहाँ 1/8 आ गया। सही है, 3 से गया 2, 8 से गया 5। ध्यान से देखो, ये बन रहा है cos 2 पाई और ये बन रहा है cos 5 पाई। ठीक है, cos ऑफ इवन पाई का वैल्यू 1 होता है, जैसे cos 2 पाई हो गया, cos 4 पाई हो गया, cos 6 पाई हो गया, एंड cos ऑफ ऑड पाई इज ऑलवेज -1, लाइक cos पाई, cos 3 पाई, cos 5 पाई। सो दिस इज cos 2 पाई, इसका वैल्यू बनेगा कितना 40 पाई इंटू 4 इंटू cos ऑफ 2 पाई इज 1 एंड cos ऑफ 5 पाई इज -1। तो आप यहाँ से देखो वैल्यू आ रहा है 40 इंटू 4 160, साथ में एक माइनस साइन, -160 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। और ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही बैठ रहा है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। सही बात। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 28। बोल रहा है अ 5 माइक्रोफैरड चार्ज 5 माइक्रोफैरड कैपेसिटर इज चार्ज टू 12 वोल्ट। एक कैपेसिटर है 5 माइक्रोफैरड का और इसको चार्ज कर दिया है कितने से, ±12 वोल्ट से सपोज। तो बताओ सबसे पहले इस पे चार्ज कितना हो जाएगा, Q = CB से, यहाँ पे चार्ज होगा +60 माइक्रोकूलम, यहाँ होगा -60, और इनिशियल एनर्जी कितना है इसका हाफ, C का वैल्यू 5, V का वैल्यू हो गया 12 का स्क्वायर, 12 स्क्वायर इज 144, तो 5 इंटू 144/2 इज 72, ये वैल्यू आ रहा है 360 माइक्रोजूल, क्योंकि माइक्रोफैरड में दिया हुआ था। अब बोल रहा है कि द पॉजिटिव प्लेट ऑफ दिस कैपेसिटर इज नाउ कनेक्टेड टू द टर्मिनल्स ऑफ अ 6 वोल्ट बैटरी एंड वाइस वर्सा। मतलब अब इस कैपेसिटर के पॉजिटिव प्लेट को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ, और बैटरी कितने का है बच्चों 6 वोल्ट का। देखो बैटरी से कनेक्ट करने के बाद एक बात जो हमेशा ध्यान में रखनी होती है कि बैटरी से कनेक्ट करने के बाद इसके पुराने जिंदगी में क्या था कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्या पोटेंशियल डिफरेंस था। बैटरी अगर 6 वोल्ट का है तो यहाँ भी ±6 वोल्ट ही आएगा, ये कंफर्म है। तो चार्ज इसके अकॉर्डिंग आएगा। 5 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है, Q = CB से 5 × 6, यहाँ +30, यहाँ -30। ठीक है, पहले चार्ज इस प्लेट पे देखो 60 था, अभी कितना हो गया 30 हो गया, मतलब यहाँ से चार्ज निकला 30 और यहाँ चार्ज 30 आया होगा। तो बैटरी से कितना चार्ज फ्लो किया 30, और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से चार्ज इंटर कर रहा है, मतलब बैटरी चार्ज हो रहा है, वर्क डन ऑन द बैटरी हो रहा है, और वर्क डन ऑन द बैटरी इज ऑलवेज नेगेटिव विच इज माइनस ऑफ चार्ज फ्लोन इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज कितना फ्लो किया 30 और V का वैल्यू है 6, तो -180 जूल का माइक्रोजूल का वर्क हुआ बैटरी के ऊपर। और अब फाइनल एनर्जी कैपेसिटर का कितना हो जाएगा बच्चों, हाफ C का वैल्यू कितना C का वैल्यू तो 5 ही है, और V का वैल्यू हो गया 6 स्क्वायर, तो 36/2 18, 18 × 5 कितना आ गया 90 माइक्रोजूल, ये फाइनल एनर्जी। तो इनिशियल एनर्जी सिस्टम के पास कितना था 360, बैटरी पे कितना वर्क हुआ -180, और कितना एनर्जी स्टोर किया 90। तो वर्क तो हीट प्रोड्यूस कितना हुआ सिस्टम में, हीट प्रोड्यूस का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, ध्यान रखना, वर्क डन बैटरी पे जो हुआ माइनस कैपेसिटर की एनर्जी में कितना चेंज हुआ, यानी कि फाइनल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर माइनस इनिशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। देखो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल सवाल है, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल नहीं है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। अगर ये आपसे सवाल बन गया है तो बहुत बढ़िया, नहीं बना है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, दोबारा सीखना जरूरी है। ठीक है, किसी महान आदमी ने कहा है कि उलझनों से डरे नहीं, कोशिश करिए बेहिसाब, इसी का नाम है जिंदगी, और चलते रहिए जनाब। तो अगर हम देखें वर्क डन बाय बैटरी आपको दिखाई दे रहा है कितना
माइनस 180 माइक्रोजूल माइनस फाइनल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर दिख रहा है आपको 90 माइनस इनिशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर दिख रहा है कितना 360 माइक्रोजूल का, ये वैल्यू आ जाएगा माइनस 180 माइनस 90 माइनस 360, अगर आप देखो ये वैल्यू आ जाएगा 72 माइनस 270, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो माइनस 180 प्लस 270 और ये वैल्यू देखोगे आएगा 0 और ये आ रहा है तुम्हारा कितना 90 माइक्रोजूल के आसपास। और अगर ऑप्शन में ढूंढने जाऊं तो ऑप्शन में वैल्यू आ रहा है कितना 90 माइक्रोजूल, बिल्कुल सही बैठ रहा है। ठीक है, तो अगर ये सवाल आपसे बन गया तो बढ़िया, और नहीं बना तो आप बोलोगे सर और भी बढ़िया बोलो, नहीं और भी बढ़िया बिल्कुल नहीं बोलूंगा। ये सवाल बहुत ही बेसिक, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल सवाल है, बनना चाहिए, प्रैक्टिस करते रहो। किसी महान शायर ने यह भी कहा है कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। यानी कि इसका मतलब क्या है बच्चों, मतलब ये है कि अगर एक मुलायम सी रस्सी को बार बार पत्थर पे रगड़ा जाए तो वहां निशान बन जाता है। तो अगर आप गधे हो तो आप भी मेहनत करोगे तो आपका दिमाग बिल्कुल तेज हो सकता है। ठीक है, यानी कि दिमाग जो है ना वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आप उस दिमाग को कितना ज्यादा यूटिलाइज करते हो, कितना ज्यादा यूज करते हो। किसी का दिमाग तेज होता है, किसी का दिमाग कम तेज होता है, ऐसा नहीं है। जिसका दिमाग ज्यादा तेज है ना उसने अपने दिमाग को बहुत ज्यादा यूज किया, उसने ब्रेन को यूज किया है। ये दिमाग को जितना यूज करोगे ये उतना शार्प बनेगा, और जितना इसको छोड़ दोगे उतना ज्यादा ये गोबर की तरह काम करेगा। सो बेटर है कि दिमाग को सोचने पे मजबूर करो, प्रैक्टिस करते रहो। और अगले सवाल को सॉल्व करते हैं। हम बोल रहे हैं टू सेंड 10% ऑफ मेन करंट थ्रू अ गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस ऑफ 99 ओम। जी का वैल्यू दिया है बच्चों 99 ओम। अगर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट याद है तो आइए फिर से डिस्कस करते हैं। शंट रेजिस्टेंस निकालना है, शंट रेजिस्टेंस। अच्छा, गैल्वेनोमीटर से जो करंट जाता है उसको आईजी बोल रहे हैं। मेन करंट अगर आई है तो यहां से जो करंट गया उसको बोलते हैं हम आई माइनस आईजी। और क्योंकि दोनों पैरेलल में है तो दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होता है सेम। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस शंट शुड बी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर। शंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा बच्चों आई माइनस आई जी मल्टीप्लाइड बाई एस शुड बी इक्वल टू गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस हो जाएगा आपका आई जी इंटू जी, भी इक्वल टू आई आर से। देखो I माइनस आई जी के बारे में बोल रखा है कि दिस इज 10% ऑफ मेन करंट, यानी कि आई जी का जो वैल्यू है वो I बाई 10 के इक्वल है। ठीक है, इंटू शंट शुड बी इक्वल टू आई जी का वैल्यू फिर से कितना I बाई 10 इंटू गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है 99 ओम, यहाँ रख दिया 99। I माइनस आई बाई 10 इज 9I बाई 10 इंटू शंट शुड बी इक्वल टू I बाई 10 इंटू 99। I से I क्या हो गया बच्चों स्वाहा, 10 से 10 क्या हो गया बच्चों स्वाहा। तो शंट का वैल्यू कितना आ रहा है 99 डिवाइड बाई 9 दैट इज 11 ओम। यानी कि जो पैरेलल में आपको रेजिस्टेंस कनेक्ट करना है वो कितने का होना चाहिए 11 ओम का। ठीक है बात। कुछ बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि सर लास्ट मोमेंट पे पढ़ाई नहीं हो पा रहा है, ठीक है, मार्क्स कम आ रहा है, बहुत ज्यादा डिप्रेशन हो रहा है, बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब साल भर पढ़ाई किया है तो ये लास्ट मोमेंट पे आपको हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। ये होना नहीं चाहिए। अभी तो लास्ट मोमेंट पे आपको ऐसा पढ़ना चाहिए कि आसपास वाला आदमी देख के डर जाए कि इसके जीवन में चल क्या रहा है। पागल हो जाओ, पागलपन के हद से गुजर जाओ। अभी दिन में 10 घंटे 12 घंटे 13 घंटे पढ़ने का समय आ चुका है। और ये पढ़ाई सब लोग नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है। ये पढ़ाई वही कर सकता है जो सच में अंदर से मोटिवेटेड है। मोटिवेशन हर जगह मिलता है, लेकिन जो सेल्फ मोटिवेशन है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि आप पढ़ किसके लिए रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो, आपका मोटिवेशन क्या है जिंदगी में, आप क्या चाहते हो। डॉक्टर बनना आपका मोटिवेशन, डॉक्टर बनना आपका एक टारगेट है, लेकिन उसके पीछे का मोटिवेशन क्या है, आप डॉक्टर क्यों बनना चाहते हो, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग होते हैं डॉक्टर बन रहे हैं क्योंकि वो सच में डॉक्टर बनना चाहते हैं, डॉक्टर्स लोग को देख के इंस्पायर्ड है, वो जिंदगी में मेडिकल फील्ड में कुछ करना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे जो माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए डॉक्टर बनना चाहते हैं, माँ बाप को सोसाइटी में इज्जत दिलाना चाहते हैं। कुछ लोग होंगे जिनका सपना है बहुत पैसा कमाना है, फॉरेन घूमना है, पेरिस घूमना है, अमेरिका जाना है, एम्स्टर्डम जाना है, बढ़िया लग्जरी गाड़ियों में घूमना है, बंगला बनाना है। कुछ लोगों का मोटिवेशन होगा बहुत सुंदर लड़कियों से शादी करना है, सुंदर लड़की से शादी करना है। ऐसे लड़की भाव नहीं देगी, पैसा नहीं रहेगा तो। सो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप अपना सेल्फ मोटिवेशन ढूंढो और उस मोटिवेशन के लिए काम करो। और अगर आज काम नहीं करोगे तो कल ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, जिंदगी कहीं ना कहीं सबको सेटल कर देती है, आपको भी सेटल कर देगी, लेकिन एक छोटा सा अफसोस मन में रह जाएगा कि काश उस समय पढ़ लिया होता। और ये जो अफसोस होता है ना बच्चों, बड़ा खराब चीज होता है, ये आपको बहुत दिन तक परेशान करने वाला है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हर इंसान जिंदगी में कर लेता है। हर इंसान अगर इस धरती पे आए हो तो खाना पानी का व्यवस्था तुम्हारा हो ही जाएगा, लेकिन अगर चाहते हो कि स्टैंडर्ड क्लास एकदम बढ़िया शान से जिंदगी जिए, उसके लिए तो मेहनत करना पड़ेगा बाबू, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। और वो करने के लिए आपको किसी दूसरे के मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, आपको अपना मोटिवेशन खुद ढूंढना पड़ेगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
बोल रहा है कि इन द गिवन सर्किट द करंट I विल बी 0 व्हेन R इज, I का वैल्यू अगर 0 करना है मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या करना है बच्चों, सेम करना है। इस पॉइंट को A बोल देता हूं, इस पॉइंट को B बोल देता हूं। यहां से कोई करंट नहीं जा रहा है, मान लो कि यहां से करंट फ्लो कर रहा है I1, लेट अस अज्यूम ये करंट यहां से जाएगा तो I1 का वैल्यू कितना आ जाएगा। ध्यान से देखो ये दोनों बैटरी एक दूसरे को अपोज कर रहा है तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 50 - 10 और 2 और R सीरीज में आ जाएगा तो 2 + R, ये वैल्यू आ गया कितना 40 / 2 + R का। ठीक है, एक काम करता हूं मैं A से B की तरफ जा रहा हूं, A से B की तरफ कैसे जाऊंगा मैं, VA, देखो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूं तो प्लस IR यानी कि I1 × R, बैटरी में पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जा रहा हूं तो -50 - VV = 0। ये सर्किट में घूमना शायद आपको आता हो और VA और VB कैंसिल हो जाएगा अगर उसने बोला कि यहां से कोई करंट नहीं जा रहा है, मतलब A और B का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 0 है। I1 का वैल्यू कितना है बच्चों 40 / 2 + R × R -50 = 0, यानी कि 40R / 2 + R = 50। यहां से देखो 0 से 0 उड़ गया, यहां से आ रहा है 4R = 5 × 2 10 + 5R, 5R - 4R, ओहो मजा आ गया, 5R - 4R आ गया। R = देखो -10 ओम और -10 ओम देखो ऑप्शन में आपको कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। बहुत लोगों ने शायद यहाँ गलती किया होगा, 10 ओम को टिक करके निकल गए होंगे, जल्दीबाजी में ध्यान नहीं दिया होगा। लेकिन बच्चों ध्यान रहे यहाँ कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। रेजिस्टेंस नेगेटिव आने का मतलब है यहाँ से ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं रहा है, यानी कि R का वैल्यू कुछ भी ले लो पॉजिटिव में ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब इसका एक ही ऑप्शन बन रहा है, नन ऑफ दिस। तो ये सवाल अगर आपने सही किया है तो आप सही जा रहे हो, बिल्कुल बढ़िया पढ़ाई कर रहे हो। और गलत किया है तो कोई बात नहीं, थोड़ा और सीखने की जरूरत है, थोड़ा और मेहनत करने की जरूरत है। ये थोड़ा सा ट्रिकी सवाल था, आई होप कि आपने कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। बोल रहा है इन द गिवन नेटवर्क ऑफ रेजिस्टर्स एंड कैपेसिटर्स चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर एट स्टेडी स्टेट पे इस पे कितना चार्ज होगा। हम जानते हैं स्टेडी स्टेट पे यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं करता है, कैपेसिटर बिहेव्स एज एन ओपन सर्किट, तो करंट यहाँ से निकलेगा I, यहाँ से जाएगा, इधर जाएगा I1, इधर जाएगा I2, ऐसा कुछ कहानी होगा। चलो R इक्विवेलेंट निकालो, R इक्विवेलेंट 20 और 10 हो गया 30, 20 और 10 हो गया 30, 30 और 30 पैरेलल में आ गया 15 ओम। तो सर्किट से मेन करंट कितना बैटरी से निकला भाई 300 / 15 और ये वैल्यू आ रहा है कुछ 20 एम्पियर के आसपास। अब ध्यान से देखो 20 एम्पियर अगर यहाँ आया, 20 एम्पियर यहाँ से दो पार्ट में डिवाइड हुआ कि नहीं। अब ऊपर भी 30 है नीचे भी 30 है तो यहाँ पे गया 10 एम्पियर और यहाँ भी गया 10 एम्पियर। ठीक है, अब 10 एम्पियर करंट यहाँ गया, ठीक है, तो इसके क्रॉस ड्रॉप कितना होगा 20 × 10 200। यहाँ पे देखो यहाँ पे कितना है 300 वोल्ट और यहाँ पे मान लेते हैं हम 0, तो 300 से अगर 200 का ड्रॉप यहाँ हुआ तो यहाँ क्या कितना बचा 100 और यहाँ कितना ड्रॉप होगा IR से 100, तो 300 - 100 यहाँ कितना बचेगा 200। यानी कि इस वाले ब्रांच में पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है बच्चों 200 - 100, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस अगर मैं इसको AB बोल दूं तो A और B के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है VBA, ये वैल्यू आ रहा है आपका 100 वोल्ट का। तो चार्ज कैपेसिटर में कितना स्टोर्ड होगा CB, कैपेसिटेंस दिया हुआ है बच्चों 4, पोटेंशियल डिफरेंस है 100, ये आ रहा है कुछ 400 और माइक्रो में था तो ये वैल्यू माइक्रो कूलम में ही आएगा। तो 400 माइक्रो कूलम आपको दिखाई रहा है ऑप्शन नंबर बी में, सही बात। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है वायर ऑफ लेंथ L एंड एरिया A इज कनेक्टेड टू एन आइडियल बैटरी। एक वायर का लेंथ है L, एरिया है इसका A, इसको एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया है। फिर द ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज V। अच्छा याद करो, एक स्टैंडर्ड रिलेशन सबको पता है I = NeAVD, ठीक है, और I का वैल्यू होता है V/R, V/R बैटरी तो सेम है, V/R = NeAVD, ठीक है। और रेजिस्टेंस यहाँ से ध्यान से देखो, अगर रेजिस्टेंस का वैल्यू होता है ρL/A, R का वैल्यू किसके इक्वल ρL/A, लेंथ और एरिया की बात करनी है हमें, ρL/A, ठीक है। तो अगर R के जगह मैं लिखूं ρL / A, ऐसा लिख दूं = NeAVD, तो ध्यान से देखो ये एरिया तो उड़ जाएगा, तो बैटरी सेम है, V सेम है, डेंसिटी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज बदलेगा नहीं, तो VD का वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके आ जाएगा L के आ जाएगा, आएगा। आगे पढ़ो क्या हो रहा है। If the wire is replaced by another of same material, same cross section and half of its length, लेंथ को आधा किया है, लेंथ को आधा किया है तो क्या हो जाएगा भाई VD1/VD2, VD1/VD2 का वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगा L2/L1 के। अगर VD1 V है, VD2 आपको फाइंड करना है, ये उड़ गया, यहां से देखोगे तो VD2 का वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगा 2V के, यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होगा वो क्या हो जाएगा डबल हो चुका होगा, सही बात। आगे बढ़ते हैं,
क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहा है मूविंग प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल हैव सेम डी ब्रॉगली वेवलेंथ। याद करो लैम्डा का वैल्यू होता है बच्चों h/p, ठीक है। अब चूंकि डी ब्रॉगली वेवलेंथ सेम दिया है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ अगर सेम दिया है मतलब मोमेंटम हम बोल सकते हैं पार्टिकल का सेम है। h तो कांस्टेंट है, यानी कि मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट होगा दोनों के लिए। अब बोल रहा है इफ द रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ सर्कुलर पाथ बी rp एंड r अल्फा रेस्पेक्टिवली देन rp बाई r अल्फा की बात कर रहा है। रेडियस याद करो, रेडियस मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता था, mb बाई qb, सही है। mb मतलब मोमेंटम, p बाई qb, यानी कि p सेम b सेम, तो रेडियस क्या बोलूंगा मैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज आ गया। तो अगर मुझे rp बाई r अल्फा लिखना है तो क्या ये q अल्फा बाई qp के इक्वल आ जाएगा, चार्ज ऑफ अल्फा डिवाइड बाई चार्ज ऑफ प्रोटॉन। और अगर चार्ज ऑफ प्रोटॉन को मैं E बोल दूं तो चार्ज ऑफ अल्फा किसके इक्वल होगा, 2E के इक्वल। तो ये वैल्यू कुछ बनता है बच्चों 2:1 के इक्वल। तो rp बाई r अल्फा आ जाएगा कितना, 2:1। ये सिंपल सवाल, मैग्नेटिज्म, डी ब्रॉगली वेवलेंथ सब मिक्स करके छोटा छोटा सवाल, लेकिन अच्छा सवाल। अगले पे आते हैं, बोल रहा है 4 चार्जेस आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस a फ्रॉम ओरिजिन। 4 चार्ज देखो बच्चों, -2q, 2q, -2q, 3q, द डाइपोल मोमेंट ऑफ कन्फिग्रेशन। चलो भाई डाइपोल मोमेंट बनाते हैं कन्फिग्रेशन का, आ जाओ कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखो इसका -2q और इसका यहाँ से एक +2q लिया, ठीक है। -2q और +2q एक डाइपोल मोमेंट इधर बना, ठीक। फिर यहाँ से एक -q और यहाँ पे जो एक +q बचा हुआ है, इन दोनों का एक डाइपोल मोमेंट इधर बना। इसको P1 बोल रहा हूँ, इसको P2 बोल रहा हूँ। एक -q यहाँ बचा हुआ है और एक q ये है, इन दोनों का इधर बन गया, इसको P3 बोल रहा हूँ। अब वेक्टर्स को थोड़ा सा अरेंज करूं अगर मैं एक्सिस पे, देखो P1 -2q और +2q के लिए एक ये P1 है, P1 इसका वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, -2q चार्ज हो गया और ये A है, ये A है, तो ये डिस्टेंस कितना आएगा, √2a आएगा। तो डाइपोल मोमेंट का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, 2q चार्ज हो गया इंटू √2a इधर की तरफ, ठीक है, 45 डिग्री पे। अगर इस वाले की बात करूं, ये वाले P2 की, P2 इधर है, ये P2 है, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, ये किसके लिए है, -q और q के लिए है, तो चार्ज हो गया q और डिस्टेंस इसका भी कितना रहेगा, √2a। और अगर इसको देखो P3 को, ये भी -q और +q के लिए है, तो ये P3 है आपका, इसका वैल्यू भी रहेगा q इंटू √2a। ये 3 वेक्टर्स। अब ध्यान से देखो, ये हो गया q इंटू √2a और ये हो गया 2q इंटू √2a, तो ये इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो नेट अगर कहानी देखा जाए, इधर एक बचेगा, 2q -q करोगे तो q इंटू √2a इधर बचेगा और एक q इंटू √2a इधर बचा हुआ है, q इंटू √2a है कि नहीं। तो नेट डाइपोल मोमेंट किधर जाएगा, y एक्सिस के लॉन्ग चला जाएगा। ये एंगल कितना था, 90 डिग्री था और दोनों वेक्टर बराबर है, तो नेट डाइपोल मोमेंट इधर आ गया। और नेट डाइपोल मोमेंट कितना आ जाएगा बच्चों, अगर दो बराबर वेक्टर 90 डिग्री पे है तो √2 टाइम्स कर देते हैं, यानी कि √2 टाइम्स एक वेक्टर q इंटू √2a, दैट इज वैल्यू आ जाएगा 2qa। और अगर डायरेक्शन की बात करेगा तो ये j कैप के लॉन्ग आएगा, सही है, 2qa इंटू जे कैप। अगर ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर ए दिखाई दे रहा है। तो डाइपोल मोमेंट से बहुत बढ़िया सवाल, उम्मीद करता हूं कि आपसे बन गया हो, नहीं बना हो तो कृपया देखें, समझे, सोचे, ठीक है। हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। 35 में ध्यान से देखो क्या बोल रहा है, 2 इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर्स कैरिंग करंट I बेंट द मैग्नेटिक इंडक्शन एट O पे मैग्नेटिक इंडक्शन यहाँ पे, ठीक है। देखो 2 वायर है, एक वायर ऐसे गया, ऐसे गया, और एक वायर ऐसे आया है, ऐसे गया है। तो ये वायर के एक्सिस पे है 0, ये वायर पे एक्सिस पे है 0, ये दोनों तो खत्म, बचा कौन, ये वाला वायर। अब इस वायर के लिए देखो सेमी इनफाइनाइट है, सेमी इनफाइनाइट है, वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस a हो गया। ये वाला एंड कितना एंगल बना रहा होगा, 45 डिग्री, ये a है, ये a है, और इधर वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। और इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड देखो बच्चों बाहर आएगा और इसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड बाहर ही आएगा, दोनों बाहर है, तो एक के कारण निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा μ0I डिवाइडेड बाई 4πd, d के जगह आ जाएगा a इंटू साइन θ1, θ1 का वैल्यू 45 प्लस साइन θ2 का वैल्यू 90, मल्टीप्लाई कर दो 2 से, दोनों डायरेक्शन सेम है। तो μ0I डिवाइडेड बाई 4πa इंटू, अच्छा ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो μ0I डिवाइडेड बाई 2πa इंटू साइन 45 इज 1/√2 प्लस साइन 90 इज 1। और डायरेक्शन पूछे तो बाहर की तरफ, मतलब k कैप, तो μ0I बाई 2πa इंटू 1 प्लस 1/√2, ऑप्शन नंबर ए सही दिख रहा है बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। बोल रहा है among the following properties describing diamagnetism identify the property that is wrongly stated। diamagnetic material, ध्यान रहे, दिमाग में रखते हुए पढ़ रहा हूं मैं एक बार। बोल रहा है diamagnetic materials do not have permanent magnetic moment, बिल्कुल सही है, ये सही है स्टेटमेंट, मुझे गलत ढूंढना है, ठीक है, तो ये हमारे लिए गलत है।
डायामैग्नेटिज्म इज एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, बिल्कुल सही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के हिसाब से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ भी इंड्यूस्ड होते हैं मैग्नेटिक डाइपोल्स, जब आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो बिल्कुल इंड्यूस्ड होते हैं, थोड़ा बहुत रिपल्सन होता है, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का रिपल्सन होता है, थोड़ा सा एक्सप्लेन किया जा सकता है इसको, बिल्कुल। फिर बोल रहा है डायामैग्नेटिक मटेरियल्स हैव ए स्मॉल पॉजिटिव ससेप्टिबिलिटी, स्मॉल पॉजिटिव ससेप्टिबिलिटी। अच्छा याद करो, ससेप्टिबिलिटी म्यू आर का वैल्यू क्या होता है 1 प्लस जीटा। अब जीटा का जो वैल्यू होता है डायामैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए ये थोड़ा सा निगेटिव होता है, ये -1 से 0 के बीच में लाई करता है फॉर डायामैग्नेटिक मटेरियल्स, ठीक है। इसीलिए म्यू आर का जो वैल्यू होता है वो 1 से कम होता है, पॉजिटिव होता है, 1 से कम होता है, बट दैट इज रिलेटिव परमेबिलिटी। अगर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की बात करेगा तो ये 0 से कम होता है, यानी कि निगेटिव होता है। तो ये बोल रहा है डायामैग्नेटिक मटेरियल्स हैव स्मॉल पॉजिटिव ससेप्टिबिलिटी। ये आंसर, ये ऑप्शन गलत है, मतलब हमारे लिए क्या है, ये सही है। फिर बोल रहा है द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रलाइजेज ईच अदर। बिल्कुल, एक इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होने के कारण अगर एक क्लॉकवाइज घूम रहा है उसका डाइपोल मोमेंट ऊपर की तरफ है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है उसका डाइपोल मोमेंट नीचे की तरफ है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। नेट डाइपोल मोमेंट हर एटम का क्या आता है बच्चों, 0 आता है। सो ऑप्शन नंबर सी गलत है, यानी कि हमारे लिए तो यही सही है। 37 के पास क्वेश्चन 37 में बोल रहा है द नेटवर्क सोन इन पार्ट ऑफ कंप्लीट सर्किट इज अ पार्ट ऑफ कंप्लीट सर्किट इफ द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ करंट, ध्यान रहे करंट इंक्रीज कर रहा है एट द रेट ऑफ 10 to the power 3, यानी कि di/dt का वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना, 10 to the power 3 एम्पियर पर सेकेंड, ये गिवन है। आपको बोल रहा है Vb माइनस Va, बी और ए के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो एक काम करते हैं, यहाँ से यहाँ तक मूव करते हैं। उसके लिए सबसे पहले इस इंडक्टर में ईएमएफ कितना इंड्यूस्ड होगा भाई, अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ईएमएफ होता था L/di/dt, सही है। L का वैल्यू दिया है 5 मिली हेनरी, यानी कि 5 × 10⁻³ और di/dt हो गया 10 पावर 3, तो ये दोनों उड़ जाएगा। यहाँ से ईएमएफ कितना आ गया 5 वोल्ट, यानी कि जो इंडक्टर में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, वो कितना होगा 5 वोल्ट का होगा। और ये अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ अपोजिंग नेचर का हो रहा है, अपोजिंग नेचर का होता है, यानी कि सर्किट में होने वाले किसी भी चेंज को ये क्या करेगा, अपोज करेगा। अगर करंट इंक्रीज कर रहा है तो ये इसको डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। मतलब इसके जगह पे आप एक बैटरी बना लो जो कि इस करंट को डिक्रीज करे, तो बैटरी कैसा बन जाएगा, ये रेजिस्टेंस बिल्कुल सेम, ये बैटरी बिल्कुल सेम, इसके जगह पे एक बैटरी, देखो करंट इधर जा रहा है और ये बढ़ रहा है, इसको घटाने के लिए ये इसको अपोज करने की कोशिश करेगा, यानी कि बैटरी ये बनेगा। इसके बाद इसके जगह पे ये बैटरी आ गया, बाकी कहानी सेम है। ये बैटरी हो गया 5 वोल्ट का, ये हो गया आपका 15 वोल्ट का, ये 1 ओम का रेजिस्टेंस है और करंट है 5 एम्पियर का, ठीक है। ये ए और ये बी। अब ए से बी की तरफ एक बार मूव कर जाते हैं। सबसे पहले ए का पोटेंशियल वी है माइनस आई आर, तो -5 × R हो गया 1, प्लस से माइनस जा रहे हैं तो -15, सही है, प्लस से माइनस जा रहे हैं तो -5 माइनस VV = 0। तो यहाँ से आप देखो VA माइनस VB का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों 1555, ये हो गया कितना 25 वोल्ट RHS में जाके। आपसे पूछा है VB माइनस VA, एक माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो VB माइनस VA का वैल्यू कितना आ जाएगा -25 वोल्ट। तो अगर ऑप्शन की तरफ देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही बैठ रहा है। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। बोल रहा है द इंस्टेंटेनियस वैल्यूज ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज आर गिवन एज। देखो करंट का वैल्यू दिया है 1/√2 sin 100πt किसी टाइम t पे, और वोल्टेज का वैल्यू दिया है 1/√2 cos 100πt। सबसे पहले तो इसको चेंज कर लो, तुम इसको क्या लिख सकते हो 1/√2 sin 100πt प्लस π/2 लिखा जा सकता है। दोनों को साइन साइन बना लिया ताकि फेज कंपेयर करने में आसानी हो, समझ रहे हो बात को। यहाँ साइन है तो यहाँ भी साइन आ गया। अब एवरेज पावर का अगर फॉर्मूला याद करो एसी के लिए तो ये होता है VRMS IRMS cos phi। VRMS दिखाई दे रहा है, IRMS दिखाई दे रहा है। फेज डिफरेंस देखो बच्चों दोनों में कितने का है π/2 का है फेज डिफरेंस, और फेज डिफरेंस π/2 है तो cos π/2 रखोगे तो वैल्यू कितना निकल के आने वाला है 0, यानी कि एवरेज पावर जो एक साइकिल का आएगा इसमें कितना आने वाला है 0। कुछ लोग बार बार मैसेज कर रहे हैं कि सर क्या होगा, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। अरे क्या होगा क्यों सोच रहे हो भाई, सबसे पहले तो दिमाग से ये चीज निकालो कि कल क्या होगा, रिजल्ट होगा या नहीं होगा। आज पे ध्यान दो, आज पे, आज मेहनत करोगे तो कल बढ़िया होगा। मुझे नहीं पता सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, लेकिन आज मेहनत करोगे तो कल जो भी होगा वो अच्छा होगा, कम से कम अफसोस नहीं रहेगा यार। या तो रिजल्ट हो जाएगा या तो रिजल्ट नहीं होगा। रिजल्ट होगा तो डॉक्टर बनोगे, रिजल्ट नहीं होगा तो इस नॉलेज के साथ कुछ और बनोगे। किसी महान आदमी ने फिर से कहा है, देखो मुझे बहुत सारी बातें याद आती है ना ऐसी बातें जब करते हैं। किसी महान आदमी ने कहा है कि इंसान वही जो वक्त से लड़कर नसीब बदल दे, इंसान वही जो वक्त से लड़कर नसीब बदल दे, वक्त आए तो अपनी तकदीर बदल दे।
अरे कल क्या होगा इसके बारे में क्या सोचना, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। कल किसने देखा है, आज पे ध्यान दो, आज मेहनत करो, कल अच्छा होगा। अच्छा नहीं भी होगा तो कम से कम खराब तो नहीं होगा, बेटर होगा। अगले सवाल पे आते हैं। बोल रहा है प्लेन मिरर इज फिक्स्ड एट अ हाइट ऑफ 1 मीटर अबव द बॉटम ऑफ अ बीकर कंटेनिंग वाटर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3, ठीक है, अप टू अ हाइट ऑफ 20 सेंटीमीटर। अच्छा ये पानी है बच्चों, म्यू का वैल्यू दिया है इसका 4/3, ठीक, अप टू अ हाइट ऑफ 20 सेंटीमीटर। बोल रहा है द पोजीशन ऑफ इमेज ऑफ द बॉटम फॉर्म्ड बाय द मिरर। इसके बॉटम का इमेज कहाँ पे बनेगा, इसके बॉटम का। सबसे पहले तो ये बताओ इस सरफेस से ये बॉटम है कितने पे, 20 पे, लेकिन दिखेगा कितने पे। आप ये रिलेशन लगाओ एक बार, μ2 बाई एपरेंट हाइट का d/d'। μ2 कितना हो गया, जहाँ पे ऑब्जेक्ट है, मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, तो μ2 का वैल्यू हो गया 4/3। μ1 बाहर एयर है, कुछ नहीं बोला है तो 1। यहाँ से बाउंड्री से कितना डिस्टेंस नीचे है, 20 डिवाइडेड बाई d'। यहाँ से d' का वैल्यू निकाल लो सबसे पहले तो 20 × 3 डिवाइडेड बाई 4, ये आ रहा है 15 सेंटीमीटर। यानी कि यहाँ से ये जो बॉटम अगर बाहर से कोई आदमी देखे तो बॉटम इसको 20 पे नहीं, कितने पे दिखाई देगा, 15 पे दिखाई देगा। आप जानते भी हो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का फेनोमेना है ये, ऑब्जेक्ट थोड़ा सा पास दिखाई देता है तो 15 पे दिखाई देगा। तो अगर यहाँ से 15 तो मिरर से कितना डिस्टेंस हो गया, मिरर से इसका डिस्टेंस हो गया, ये हो गया कितना, देखो टोटल दिया है 1 मीटर मतलब 100, तो ये हो गया 80। यहाँ से यहाँ तक ये कितना हो गया 80, और यहाँ से 15 पे दिख रहा है, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो गया 80 + 15 कितना, 95 सेंटीमीटर। और प्लेन मिरर का प्रॉपर्टी है कि जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है उतने डिस्टेंस पे इमेज बनेगा। मिरर के अंदर बोलना ज्यादा अच्छा होता है, मिरर के अंदर कितने डिस्टेंस पे, 95 सेंटीमीटर पे। तो भी का वैल्यू आएगा 95 सेंटीमीटर। इनसाइड द मिरर, इनसाइड नहीं बोलता है तो बिहाइंड द मिरर मान लेना। ये बोल रहा है 95 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर, गलत, 95 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ 90 सेंटीमीटर, 95 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। अब चूंकि इनसाइड बोला नहीं है, बट ज्यादा सही होता है इनसाइड द मिरर, मिरर के पीछे नहीं बनता है, मिरर के अंदर बनता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40 बोल रहा है द लॉजिक गेट शोन इन फिगर द वैल्यू ऑफ x फॉर a = 0, b = 1, a = 1, b = 1। सबसे पहले 0 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0 तो यहाँ गया 0, यहाँ 0, यहाँ 0, 0 0 पे देखो ये नॉर गेट है, और होता तो 0 देता, ये 1 देगा, और 1 और 0 पे ये एंड गेट है, क्या देगा, ये 0 देगा। फिर बोल रहा है 1 1, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1 तो यहाँ भी 1 चला गया, और 1 और 1 पे ये और गेट होता तो 1 देता, ये 0 देगा, और 0 और 1 पे ये फिर से क्या देगा, 0। तो दोनों आउटपुट क्या आने वाले, 0। तो बहुत सिंपल सा सवाल, सबसे बन गया होगा। 41 बोल रहा है प्रोटॉन एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट हैज डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा नॉट। अच्छा डी ब्रॉगली वेवलेंथ याद करो, पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में होता है h/√2 m/v। दिस v इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो दो बातों पे डिपेंड करता है, एक तो पोटेंशियल डिफरेंस पे, मास पे, चार्ज पे। किसकी किसकी बात कर रहा है, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन अल्फा पार्टिकल एक्सेलरेटेड थ्रू 800 वोल्ट। देखो मास, चार्ज भी, यानी कि लैम्डा ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय लैम्डा ऑफ अल्फा, क्या लिखोगे, √ में ऊपर आ जाएगा मास ऑफ अल्फा, चार्ज ऑफ अल्फा, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अल्फा, डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ प्रोटॉन। वैल्यू रखता हूं, देखो प्रोटॉन का मास m, चार्ज को बोल दिया E, और पोटेंशियल डिफरेंस दिया है इसका कितना, 100। अल्फा का मास होता है 4m, चार्ज होता है 2E, और पोटेंशियल डिफरेंस इसका दिया है कितना बच्चों, 800। 2 0 2 0 स्वाहा, E से गया E, M से गया M। ये वैल्यू आ रहा है, देखो कितना आ रहा है वैल्यू, ये 8 और 2 हो गया 16, 16 और 4 कितना हो गया 64, √64, यानी कि ये वैल्यू आ गया 8। और प्रोटॉन का वेवलेंथ दिया है डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा नॉट, तो लैम्डा नॉट बाई लैम्डा अल्फा इक्वल टू 8, यानी कि लैम्डा फॉर अल्फा कितना आ जाएगा, लैम्डा नॉट डिवाइडेड बाई 8 के इक्वल। यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो रहा है, बिल्कुल सही हो रहा है। 42 द वेलोसिटी ऑफ द मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन एमिटेड फ्रॉम अ मेटेलिक सरफेस इज डबल्ड। आइंस्टाइन का इक्वेशन लिखो, देखो फिर से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के पास आ गए। E इक्वल टू क्या, 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी, E को लिखो h न्यू, 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी को लिखो, क्या बोल रहा है, वेलोसिटी की बात कर रहा है ना, वेलोसिटी, इसको लिख लेते हैं ½ mv²। इसको इधर ले आओ, तो ½ mv² इक्वल टू क्या आ जाएगा, h न्यू - 5। ठीक है, अब दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है तो डिवाइड कर दो, ½ mv1² स्पीड, दूसरे वाले में ½ mv2² मान लेते हैं, इक्वल टू पहले फ्रीक्वेंसी h न्यू 1, 5 तो कांस्टेंट रहता है, डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी h न्यू 2 - 5, ½ m गया। अब सवाल पढ़ते हैं, बोल रहा है कि
The velocity of most energetic emitted electron from a metal surface is doubled when the frequency v of the incident radiation is doubled. फ्रीक्वेंसी को डबल किया है तो वेलोसिटी डबल हो गया, यानी कि अगर ये v1 स्क्वायर है तो v2 2v1 हो गया, स्क्वायर करोगे तो 4v1 स्क्वायर। पहले फ्रीक्वेंसी h न्यू था -5, अब फ्रीक्वेंसी डबल कर दिया तो ये 2h न्यू हो जाएगा -5। v1 स्क्वायर गया 1/4 इक्वल टू ये आ गया आपका h न्यू -5 डिवाइडेड बाई ट्वाइस h न्यू -5। ये इधर आया ट्वाइस h न्यू -5 इक्वल टू 4h न्यू -4 5। सही है, तो 4 5 -5 हो गया 3 5 और 4h न्यू -2h न्यू हो गया 2h न्यू। तो यहाँ से 5 का वैल्यू आ जाएगा कितना, ट्वाइस h न्यू डिवाइडेड बाई 3। तो वर्क फंक्शन ऑफ मेटल सरफेस हो जाएगा 2/3 h न्यू के इक्वल। फिर से मॉडर्न फिजिक्स, सिंपल सवाल, एक ही इक्वेशन पे बार बार। आई होप कि आपने सॉल्व किया है। 43 बोल रहा है इन अ मीटर ब्रिज द नल पॉइंट इज फाउंड टू बी एट डिस्टेंस ऑफ 33.3। देखो मीटर ब्रिज अगर आपको याद हो, ये 100 सेंटीमीटर का वायर, ये R1 ये R2 और ये नल डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर वाला, बोला कि कितने डिस्टेंस पे मिल रहा है 33.33 पे। ये इसको 100/3 बोल देते हैं, ज़्यादा बढ़िया लगेगा। 100/3 पे मिला नल डिफ्लेक्शन, तो ये कितना हो जाएगा 200/3। ठीक है, रिलेशन बन जाएगा R1/100/3 शुड बी इक्वल टू R2 डिवाइड बाई 200/3। ये गया 2 0 से 2 0 गया। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, फाउंड टू बी एट डिस्टेंस ऑफ 33.33 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड द रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन राइट गैप इज 12 ओम। राइट गैप ये 12 दिया है, यानी कि R1 इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई, यहाँ कितना बचा है 2 बचा है, तो R1 का वैल्यू कितना आ जाएगा भाई 6 ओम। यही तो पूछ रहा है ना। द रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन राइट गैप इज 12 ओम। व्हाट इज द अननोन रेजिस्टेंस इन लेफ्ट गैप, लेफ्ट गैप वाला रेजिस्टेंस फाइंड करना है। नल पॉइंट इज फाउंड टू बी एट डिस्टेंस ऑफ 33.33 सेंटीमीटर। सही है, बिल्कुल 6 ओम। सिंपल व्हीटस्टोन ब्रिज। क्वेश्चन नंबर 44, 1 kg ऑफ आयरन, स्पेसिफिक हीट दिया है 120 कैलोरी पर kg पर डिग्री सेल्सियस, इज हीटेड बाय 1000 डिग्री सेल्सियस। डेल्टा टी का वैल्यू दिया है 1000 डिग्री सेल्सियस, स्पेसिफिक हीट का वैल्यू है 120 कैलोरी पर kg ना, कैलोरी को जूल में बदल लो, इंटू 4.2 जूल पर kg पर डिग्री सेल्सियस। तो बताओ सबसे पहले कितना आ जाएगा। द इंक्रीज इन इट्स मास, मास की बात कर रहे हैं, पहले हीट निकाल लें। हीट कितना आ जाएगा बच्चों, हीट मतलब एनर्जी, डेल्टा ई। डेल्टा ई का वैल्यू आ जाएगा बच्चों कितना, ms डेल्टा टी। ms डेल्टा टी 1 kg ऑफ आयरन है, मास हो गया 1, स्पेसिफिक हीट कितना हो गया इसका 120 इंटू 4.2 और डेल्टा टी टेम्परेचर कितने से बढ़ाया 1000 से, तो ये वैल्यू कुछ आ रहा है, ये आ रहा है 12 इंटू 42 इंटू 1000 जूल। ये एनर्जी आ गया। तो आपसे बोल रहा है द इंक्रीज इन इट्स मास, लगा दो आइंस्टाइन का फेमस इक्वेशन डेल्टा ई इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। तो यहाँ से मास में कितना चेंज आया, चेंज इन एनर्जी डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। चेंज इन एनर्जी हो गया बच्चों 12 इंटू 42 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर करोगे तो 9 इंटू 10 टू द पावर 16। तो यहाँ से वैल्यू कुछ बनेगा, 3 से गया 3, 3 से गया 4 और 3 से गया ये 14। 14 इंटू 4 होता है 56 इंटू 10 टू द पावर जाएगा ये -13 kg। आंसर किस में दिया है बच्चों 5.6 ना, तो एक पॉइंट और ले आओ, 5.6 इंटू 10 टू द पावर -12 kg। 5.6 इंटू 10 पावर -12 kg आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर डी में। तो थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक्स मतलब हीट कैलोरीमेट्री यूज हुआ है और थोड़ा सा फिर लेके चला गया आइंस्टाइन इक्वेशन के पास, E इक्वल टू mc स्क्वायर के पास। आई होप कि ये सवाल भी आपसे बन गया हो। लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विथ एनर्जी फ्लक्स 10 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब इंटेंसिटी, ऐसे सोच लो, इंटेंसिटी का यूनिट है ये 10 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर ऑन अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट, रिफ्लेक्टिंग सरफेस याद रहे कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग है, नॉर्मल इंसिडेंस है, एरिया दिया है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट इज द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड, एवरेज फोर्स का वैल्यू होता है बच्चों ट्वाइस IA डिवाइडेड बाई C। ठीक है, अगर परफेक्टली एब्जॉर्बिंग होता तो ये 2 टाइम्स नहीं आता, क्योंकि फोटोन आता एब्जॉर्ब हो जाता वापस नहीं जाता, लेकिन रिफ्लेक्टिंग है मतलब फोटोन आया है, टकराया है और वापस गया है, यानी कि मोमेंटम में चेंज होगा वो 2 टाइम्स हो जाएगा। तो 2 टाइम्स इंटेंसिटी हो गया 10 डिवाइडेड बाई सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे 10 पावर -4 इंटू एरिया दिया है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, 20 इंटू 10 पावर -4 डिवाइड बाई C हो गया 3 इंटू 10 टू द पावर 8। ये उड़ गया, हाँ भैया कितना आ गया वैल्यू 2 और 2 हो गया 4, 4/3 इंटू 10 टू द पावर, ये 2 0 कैंसिल हुआ, यहाँ बचा 10 पावर 6 यानी कि -6
यानी कि 1.33 इंटू 10 पावर माइनस 6 फोर्स है ना, न्यूटन। 1.33 इंटू 10 पावर माइनस 6 न्यूटन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है बात। तो ये था आज का पेपर। फुल टेस्ट में जो स्कोर आता है, एक बात दिमाग में रखना हमेशा, अभी तो स्टार्ट हुआ है, लेकिन लास्ट के जो 2-3 फुल टेस्ट में आपका स्कोर होगा वो एग्जैक्टली आपके नीट को रिफ्लेक्ट करेगा। तो फुल टेस्ट को बहुत सीरियसली लो। आप सीरियसली ले ही रहे हो, नो डाउट। मैं रिजल्ट कंटिन्यूअसली चेक कर रहा हूँ, रिजल्ट आपका कहीं ना कहीं इंप्रूव हो रहा है, और जिनका इंप्रूव नहीं हो रहा है अभी भी टाइम है। कोशिश करो, बढ़िया से मेहनत करो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, ऐसे ही एग्जाम देते रहो। जितना एग्जाम आप सेंटर पे आके दे रहे हो, कोशिश करो 1 या 2 एग्जाम खुद से घर पे देने का। वैसे ही माहौल बना के रूम सेटअप करो, अलार्म लगाओ, कोई एक टेस्ट पेपर उठाओ, कहीं का भी पेपर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्टैंडर्ड पेपर लेना जिसमें बहुत ज़्यादा बाहर का सवाल ना हो, और कोशिश करो घर में भी 1 से 2 एग्जाम देने का। एग्जाम जितना ज़्यादा दोगे, आपके अंदर से वो नीट का डर उतना जल्दी बाहर निकलेगा। एग्जाम में डरना सबसे खराब चीज़ है। एग्जाम में डरोगे तो क्वेश्चन के ऊपर सोच नहीं पाओगे। और जहाँ तक इस बार हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि पेपर एनटीए का थोड़ा सा अच्छा जरूर आएगा, उसी हिसाब से हम तैयारी भी कर रहे हैं, आपको तैयारी उसी हिसाब से करवा भी रहे हैं। तो आप बढ़िया पढ़ रहे हो, ऐसे ही लगे रहो, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे जाके लूज नहीं पढ़ना है। जितना भी टाइम बचा है, 1 महीना, 2 महीना, 1.5 महीना जो भी बचा हुआ है, जी जान लगा के तैयारी करो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, उलझनों से डरे नहीं, कोशिश करें बेहिसाब, इसी का नाम है जिंदगी, चलते रहिए जनाब। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट।